डेली तुमने अगर एक लेक्चर भी देखा ना तो तुम 15 दिन के अंदर सर्जरी पढ़ लोगे, तुम एक महीने में 2 बार रिवाइज कर लोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथ ट्यूटर। और सिर्फ 15 डेज के अंदर हम पूरी सर्जरी को इन 15 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, जिसका रिवीजन कैलेंडर आप सभी के सामने है और डे वाइज डिस्ट्रीब्यूशन सभी टॉपिक्स का हमने कल शॉर्ट में अपलोड कर दिया था। तो ये हमारे द यूनिवर्सिटी एग्जाम मैराथन का सबसे पहला वीडियो होने वाला है डे 1, जिसमें हम इन 6 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कलर्ड नोट्स में माइंड मैप्स के साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वुंड एंड वुंड हीलिंग, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम को, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस, जो कि हर साल रिपीटेडली देखने के लिए मिलता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। उसके बाद थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम और सर्वाइकल रिब। ये सभी टॉपिक्स को आज के आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है वुंड एंड वुंड हीलिंग। शॉर्ट क्वेश्चन में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये हमें नॉर्मली देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली पूछी जाती हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स, फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। तो इन्हें बहुत ही अच्छे वे में हम समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। तो 4 तरीकों से क्लासीफाई किया जाता है वुंड को, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला सिंपल वुंड एंड कॉम्प्लेक्स वुंड्स, ठीक है। सिंपल वुंड क्या क्या होते हैं? सिंपल वुंड्स एंड कॉम्प्लेक्स वुंड। सिंपल वुंड्स वो वुंड होते हैं जिसमें सिर्फ स्किन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वुंड वो वुंड होते हैं जिसमें कि वेसल्स, नर्व्स, टेंडन्स और बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासीफाई हमने किया सिंपल वुंड और कॉम्प्लेक्स वुंड की तरह। सिंपल में स्किन का इन्वॉल्वमेंट हुआ और कॉम्प्लेक्स में वेसल्स, नर्व्स, टेंडन्स और बोन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है। उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं क्लोज वुंड और ओपन वुंड की तरह। क्लोज वुंड में क्या क्या आएगा? क्लोज वुंड में आता है कंट्यूजन, एब्रेजन, हेमाटोमा, जो कि हमने एफएमटी में पढ़ा था। कंट्यूजन, एब्रेजन और हेमाटोमा ये जो वुंड्स होते हैं ये क्लोज वुंड्स के अंदर क्लासीफाई होते हैं। और ओपन वुंड्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ओपन वुंड्स में इंसीज्ड वुंड, लेसरेटेड वुंड्स, क्रश्ड इंजरीज और पेनिट्रेटिंग इंजरीज। ये 4 चीज़ें जो हैं ओपन वुंड्स में काउंट की जाती हैं, ठीक है। तो हमने 2 तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा। पहला जिसमें कि सिंपल वुंड और कॉम्प्लेक्स वुंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दूसरा क्लोज्ड और ओपन वुंड। अब हम आ जाते हैं तीसरे टाइप में, जिसमें हम टाइडी वुंड्स और अनटाइडी वुंड्स में क्लासीफाई करते हैं। तो टाइडी वुंड्स क्या क्या होते हैं? टाइडी वुंड्स वो वुंड्स होते हैं विच आर इंसाइज्ड, क्लीन एंड इन्वॉल्व्स हेल्दी टिश्यू, ठीक है। तो इंसाइज्ड, क्लीन और हेल्दी टिश्यू को इन्वॉल्व करने वाले वुंड्स टाइडी वुंड्स के अंदर क्लासीफाई होते हैं। और अनटाइडी वुंड्स के अंदर क्या क्या क्लासीफाई होते हैं? क्रस्ट, कंटेमिनेटेड और डिवाइटलाइज्ड टिश्यूज अगर इन्वॉल्व हैं वुंड में तो वो अनटाइडी वुंड के अंदर क्लासीफाई होगा। तो टाइडी वुंड्स और अनटाइडी वुंड्स के अंदर हमने तीसरे टाइप में क्लासीफाई कर लिया। फोर्थ टाइप में क्या होता है? एक्यूट वुंड और क्रॉनिक वुंड 2 टाइप होते हैं। एक्यूट में स्टेप वुंड्स, आरटीएस एटसेट्रा जो होते हैं वो एक्यूट वुंड्स के अंदर आते हैं। और लेग अल्सर्स, प्रेशर सोर्स या फिर जो बहुत पुरानी वुंड्स होती हैं, क्रॉनिक वुंड्स, क्रॉनिक जो भी इंजरीज होती हैं तो वो हमारी क्रॉनिक वुंड्स के अंदर आती हैं। तो ठीक है, फिर से मेरे साथ रिपीट करिए। क्लासीफाई किया वुंड को 4 टाइप में। सबसे पहला सिंपल वुंड और कॉम्प्लेक्स वुंड, दूसरा क्लोज वुंड और ओपन वुंड, थर्ड टाइडी वुंड और अनटाइडी वुंड, और फोर्थ एक्यूट वुंड और क्रॉनिक वुंड। तो ये 4 टाइप में हमने क्लासीफाई कर लिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम आते हैं वुंड हीलिंग में, ठीक है। तो वुंड हीलिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि टोटल 4 फेज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये फेज आपको पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग कैसी होती हैं। तो सबसे पहली जो फेज है उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी या फिर लैग फेज। इन्फ्लामेटरी या फिर लैग फेज, तो जो इन्फ्लामेटरी फेज होती है उसमें सबसे पहले इंजरी होगी। इंजरी होने के साथ साथ 72 आवर्स तक सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहली फेज कौन सी है? इन्फ्लामेटरी या फिर लैग फेज, जिसमें इंजरी होने से लेकर के 72 आवर्स तक इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज होंगे। कौन कौन से इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हो सकते हैं? हिस्टामिन, मास्ट सेल्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ये रिलीज होंगे जिनकी वजह से फर्दर इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स के रिलीज होने की वजह से,
ठीक है, ये इनिशियली हुआ। फिर लेटर क्या होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुए, उसके बाद हमारी कैपिलरी परमिलिटी बढ़ गई, बाद में काइनिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे। काइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होने के बाद क्या होता है, कीमोटैक्सिस ऑफ डब्ल्यूबीसीज एंड फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो दो चीजें हुई, इंजरी से लेकर के 72 आवर्स तक इनिशियली क्या हुआ, इन्फ्लेमेटरी रिमेडिएटर्स रिलीज हुए जो कि हिस्टामिन्स, मास्ट सेल्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, उनकी वजह से कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बाद में क्या होता है, काइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी और फाइब्रोब्लास्ट का कीमोटैक्सिस देखने के लिए मिलेगा। उसके साथ साथ जो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोफिल्स जो होते हैं वो डेड और नेक्रोटिक टिश्यूज को रिमूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दो बातें हमने पढ़ ली इन्फ्लामेटरी और लैग फेज में। उसके बाद दूसरा फेज आता है जिसका नाम है प्रोलिफरेटिव या फिर कोलेजन फेज। ठीक है, जो कि 3rd डे से लेकर के 3 to 6 वीक्स तक हो सकता है, तो 3rd डे से स्टार्ट हो जाता है। तो इन्फ्लामेटरी फेज के बाद दूसरा फेज आया है प्रोलिफरेटिव या फिर कोलेजन फेज। ठीक है, उसमें पीएमएनएल सेल्स जो होती हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, मोनोसाइट्स इंक्रीज होती हैं नंबर में। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, पीएमएनएल जिन्होंने क्या किया था, डेड और नेक्रोटिक टिश्यूज को रिमूव करना शुरू किया था, वो अब डिक्रीज हो जाएंगी और मोनोसाइट्स जो होती हैं वो अब नंबर में इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए तो इसका नाम प्रोलिफरेटिव फेज है। ठीक है, तो क्या हुआ, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटोकोलेजन। ठीक है, क्या हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज में पीएमएनएल सेल्स कम हुई, मोनोसाइट्स इंक्रीज हुई और जो फाइब्रोब्लास्ट थे वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे और प्रोड्यूस करेंगे क्या, प्रोटोकोलेजन प्रोड्यूस करेंगे, जो कि कोलेजन में कन्वर्ट हो जाएगा किसकी प्रेजेंस में, प्रोटोकोलेजन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होगी और प्रोटोकोलेजन कन्वर्ट हो जाएगा कोलेजन में, किसकी प्रेजेंस में, प्रोटोकोलेजन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या होती है प्रोलिफरेटिव कोलेजन फेज में, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएगा जो कि हॉलमार्क है टिश्यू रिपेयर का। तो प्रोलिफरेटिव फेज में हमने टिश्यू रिपेयर देखना शुरू कर दिया, कैसे, प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यूज यहाँ पे चालू हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू यहाँ पे चालू हो जाएगा जो कि हॉलमार्क है टिश्यू रिपेयर का। तीसरी बात हमने पढ़ ली। उसके साथ साथ और क्या क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद एपिथेलाइजेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है अक्रॉस द एजेस ऑफ द वुंड। ठीक है, तो कौन कौन सी 4 बातें पढ़ी हमने प्रोलिफरेटिव फेज में। ठीक है, 3rd डे से स्टार्ट हो जाता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स जो होते हैं वो डिक्रीज होंगे, मोनोसाइट्स इंक्रीज होते हैं नंबर पे, फाइब्रोब्लास्ट जो होंगे वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे और प्रोटोकोलेजन में कन्वर्ट होंगे, प्रोटोकोलेजन प्रोड्यूस करेंगे और प्रोटोकोलेजन जो होता है वो कोलेजन में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटोकोलेजन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू होगा जो कि हॉलमार्क होता है टिश्यू रिपेयर का और एपिथेलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉस द एजेस ऑफ द वुंड। तो ये हमने दूसरे फेज के बारे में पढ़ाई कर ली। ठीक है, अब देखते हैं अपन तीसरा फेज जो कि रीमॉडलिंग या फिर मैच्योरेशन फेज है। तो तीसरा फेज क्या है, रीमॉडलिंग या फिर मैच्योरेशन फेज, 3rd फेज बिटवीन 5th and 14 डेज। 5th और 14 डेज के बीच में रिमॉडलिंग मैच्योरेशन फेज देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, जो मायोफाइब्रोब्लास्ट हैं, ठीक है, मायोफाइब्रोब्लास्ट हैं वो डिक्रीजेस द साइज ऑफ डिफेक्ट। मायोफाइब्रोब्लास्ट साइज ऑफ डिफेक्ट को डिक्रीज करना शुरू कर देंगी और साथ ही साथ में कोलेजन का मैच्योरेशन देखने के लिए मिलेगा। कोलेजन के मैच्योरेशन में क्या होता है कि टाइप 3 कोलेजन जो होता है वो रिप्लेस्ड होने लगता है। टाइप 3 कोलेजन विल बी रिप्लेस्ड बाय टाइप 1 कोलेजन और 1:3 यहाँ पे जो है वो 4:1 मिलने लगता है। तो मैच्योरेशन फेज में क्या क्या हुआ, 5th to 14th डे में देखने के लिए मिलेगा। इसमें मायोफाइब्रोब्लास्ट जो होंगी वो डिफेक्ट के साइज को छोटा करने लगेंगी और मैच्योरेशन ऑफ कोलेजन देखने के लिए मिलता है जिसमें कि टाइप 3 कोलेजन जो है वो रिप्लेस होने लगता है टाइप 1 कोलेजन से। 1:3 जो कोलेजन है वो 4:1 के रेशियो में पाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट फेज होता है जिसको हम कहते हैं फेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन। लास्ट फेज होता है वुंड हीलिंग का,
फेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि फाइब्रोप्लेशिया एंड कोलेजन लाइंग इंक्रीजेस। अब यहाँ पे फाइनली फाइब्रोप्लेशिया और कोलेजन लाइंग जो है इंक्रीज होएगा, इन दोनों की अमाउंटिंग बढ़ने लगती है तो क्या है, फाइब्रोप्लेशिया और कोलेजन लाइन इंक्रीज हो जाएगा। वेस्कुलैरिटी अब यहाँ से डिक्रीज होने लगेगी और रिमॉडलिंग ऑफ कोलेजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये रिमॉडलिंग लिखा हुआ है, रिमॉडलिंग ऑफ कोलेजन देखने के लिए मिलता है। तो तीन चीजें होंगी स्कार फॉर्मेशन में, क्या क्या होता है, फाइब्रोप्लेशिया और कोलेजन लाइन इंक्रीज होगा, वेस्कुलैरिटी डिक्रीज होगी और रिमॉडलिंग ऑफ कोलेजन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपन फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग का। कितने फेज में होती है सर? 4 फेज में। सबसे पहली फेज का नाम क्या है, इन्फ्लामेटरी यानी कि लैग फेज। इसमें सर 2 फेजेस में होता है। इंजरी होने के बाद 72 आवर्स के अंदर इनिशियली सबसे पहले सर क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होने लगते हैं जो कि इंक्रीज कर देते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी को। फिर सर लेटर क्या होता है, काइनिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होने लगेंगे जिसकी वजह से कीमोटैक्सिस ऑफ डब्ल्यूबीसी और फाइब्रोब्लास्ट स्टार्ट हो जाएगा। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोफिल्स जो होते हैं वो डेड और निक्रोटिक टिश्यू को सर हटाने लगेंगे। ये हो गई बात इन्फ्लेमेटरी लैग फेज की। उसके बाद सर दूसरा फेज आता है जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव या फिर कोलेजन फेज। 3rd डे से स्टार्ट हो जाता है। पीएमएनएल सेल्स कम हो जाएंगी सर, मोनोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे सर, और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं सर। तो फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेट करते ही प्रोटोकोलेजन प्रोड्यूस करेंगे जो कि फर्दर प्रोटोकोलेजन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से कोलेजन में कन्वर्ट हो जाएगा सर। अब यहाँ पे कोलेजन बनने लगा है सर, उसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू भी होने लगेगा जो कि हॉलमार्क ऑफ टिश्यू रिपेयर है। तो सर प्रोलिफरेटिव में हम ग्रैनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन देखने लगते हैं और साथ साथ में सर एपिथेलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है अक्रॉस द एजेस ऑफ द वुंड। उसके बाद तीसरा फेज की हमने सर बात करी थी जिसमें कि रिमॉडलिंग या फिर मैचुरेशन फेज कहते हैं जो कि 5th से 14th डे के बीच में देखने के लिए मिलता है। सर इसमें 2 चीज़ें होती हैं। मायोफाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं सर रिमॉडलिंग फेज में वो डिक्रीज करने लगते हैं साइज ऑफ डिफेक्ट को, और मैचुरेशन ऑफ कोलेजन देखने के लिए मिलता है क्योंकि पिछले फेज में कोलेजन बना था तो अब यहाँ पे मैचुरेशन होने लगेगा। तो टाइप 3 मैचुरेशन कैसे होता है, टाइप 3 कोलेजन रिप्लेस होने लगता है टाइप 1 कोलेजन से। दोनों का रेशियो कितना है, 1 वाला 4 होगा और 3rd वाला 1 होगा, 1:4 यहाँ पे। ठीक है, तो फेज ऑफ स्कार फॉर्मेशन सर लास्ट फेज होती है जिसमें कि फाइब्रोप्लेशिया और कोलेजन लाइंग इंक्रीज हो जाता है, वेस्कुलैरिटी कम होने लगेगी सर, और रिमॉडलिंग ऑफ कोलेजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं वुंड हीलिंग के। वुंड हीलिंग के कॉम्प्लिकेशन सर सबसे पहले तो इन्फेक्शन, फर्दर इन्फेक्शन हो सकता है, अगली स्कार फॉर्मेशन हो सकता है, किलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है और अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। 4 रिपीट करो मेरे साथ वुंड हीलिंग के कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक भी हो गया तो अगली स्कार फॉर्मेशन हो सकता है, किलॉइड फॉर्मेशन हो सकता है और अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। ये 2 मार्क्स में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो 2 तरह के फैक्टर्स हैं, एक होते हैं जनरल फैक्टर्स और एक होते हैं लोकल फैक्टर्स। जो वुंड के लोकल के जो फैक्टर्स हैं और एक जनरल ओवरऑल फैक्टर्स। तो जनरल फैक्टर्स की सबसे पहले बात करते हैं। जनरल फैक्टर्स में सबसे पहले आता है ओल्ड एज। अगर ओल्ड एज बंदा है, अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो वुंड हीलिंग डिलेड रहेगी। अगर डायबिटीज़ है पेशेंट को तो वुंड हीलिंग डिलेड होगी। अगर पहले से कोई इन्फेक्शन है पेशेंट को तो भी डिलेड रहेगी। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये 4 चीज़ें, ओल्ड एज, डायबिटीज़, इन्फेक्शंस और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये डिले करेंगे वुंड हीलिंग को। लोकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो हाइपोक्सिया, पुअर ब्लड सप्लाई, लोकल इन्फेक्शन, रिकरेंट ट्रॉमा और प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी। कौन कौन से बोलिए मेरे साथ, हाइपोक्सिया, पुअर ब्लड सप्लाई, लोकल इन्फेक्शन, रिकरेंट ट्रॉमा और प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी, ये सारे फैक्टर्स डिले करते हैं वुंड हीलिंग को। जल्दी से बोलिए चलिए। जनरल फैक्टर्स कौन कौन से, सर ओल्ड एज हुए, डायबिटीज हो सकता है सर, इन्फेक्शन हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो सकते हैं। लोकल फैक्टर्स में सर हाइपोक्सिया हो सकता है, पुअर ब्लड सप्लाई हो सकती है, लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, रिकरेंट ट्रॉमास हो सकते हैं और सर प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी हो सकती है। ठीक है, तो यहां से बात हो गई हमारे पहले टॉपिक यानी कि वुंड हीलिंग को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम को। पानी पी लीजिए अगर चाहिए तो। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है, ऑर्थो में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है 5 मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह, और सर्जरी में ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। ठीक है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सबसे पहले समझिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जैसे नाम में एक यहाँ पे वर्ड है कंपार्टमेंट, तो बॉडी के जो भी कंपार्टमेंटल एरियाज हैं,
मोस्ट कॉमनली कंपार्टमेंट्स कहाँ देखने को मिलते हैं? हमारे अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में, ठीक है, हाथ में और पैर में। जो हमारा फोर आर्म है, जो हमारा लेग है, थाई है, ये कंपार्टमेंट में डिवाइड होते हैं। तो जब उन कंपार्टमेंट में कोई क्रश इंजरी होती है या कोई फ्रैक्चर होता है तो वहाँ का कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। तो वही डेफिनीशन भी कहती है, डेफिनीशन ये कहती है कि इंक्रीज्ड प्रेशर क्या है? इंक्रीज्ड प्रेशर इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग इन इस्चेमिया ऑफ टिश्यू। क्या होता है कि किस बॉडी के कंपार्टमेंट में इंजरी होने की वजह से वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से इस्चेमिया होने लगता है टिश्यू का, और उस इस्चेमिया की वजह से फर्दर इंजरीज या फिर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? जल्दी से बोलिए कि सर इट इज इंक्रीज्ड प्रेशर इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी विच इज रिजल्टिंग इनटू इस्चेमिया ऑफ टिश्यू। कहाँ कहाँ पे होता है, लोकेशन समझते हैं। तो टाइट डिवाइडेड कंपार्टमेंट्स ऑफ लेग्स कंटेनिंग नर्व्स एंड वेसल्स, मतलब कि जो टाइटली डिवाइडेड कंपार्टमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली लेग में देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि नर्व्स और वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद लोकेशन बताएंगे कि टाइट डिवाइडेड कंपार्टमेंट्स ऑफ लेग कंटेनिंग नर्व्स एंड वेसल्स, यानी कि क्लोज्ड लोअर लिम्ब इंजरीज। कैसी इंजरीज में देखने के लिए मिलता है? क्लोज लोअर लिम्ब इंजरीज में, जो कि क्लोज रहती हैं, उसमें हमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। टाइप कैसे होते हैं? दो टाइप्स में होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। सो याद रखना है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकता है। एक्यूट कब देखने के लिए मिलेगा? एक्यूट मिलता है फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके फ्रैक्चर में हमें एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। और क्रॉनिक कब मिलता है? रिपीटेड इंजरीज ऑफ द मसल। जो हमारे ये जिम्नास्ट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनमें रिपीटेड इंजरीज होती रहती हैं इनके मसल्स में, जो कि क्रॉनिकली कंपार्टमेंट सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो दो टाइप में हो गया, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या हुआ? फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब एक्यूट कॉज करेगा, और क्रॉनिक क्या होता है? रिपीटेड इंजरीज ऑफ मसल। उसके बाद बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। देखो बहुत आराम से समझना है, ये फ्लो चार्ट कहीं भी नहीं मिलेगा, बहुत आराम से। सबसे पहला क्या हुआ सर? ट्रॉमा होगा ना। सबसे पहले ट्रॉमा हुआ। ट्रॉमा होने के बाद जो कंपार्टमेंट है, उस कंपार्टमेंट में ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे, ठीक है। ट्रॉमा होगा, ट्रॉमा होने के बाद उस कंपार्टमेंट के ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे। अब ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे तो उनकी वजह से दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला इस्चेमिया होगा मसल का, और दूसरा ब्लीडिंग होगी कंपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो सर ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा होने की वजह से डैमेज टू द ब्लड वेसल्स हुआ, जिसकी वजह से दो चीज़ें हुई, इस्चेमिया ऑफ मसल और ब्लीडिंग विद इन द कंपार्टमेंट। और इस्चेमिया होने की वजह से सर फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होगी। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होगी। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद सर हमें पता है कि अब एडेमा होगा, डिफ्यूज एडेमा हो जाता है उस एरिया में। और एडेमा होने की वजह से वो जो कंपार्टमेंट है वो फर्दर और टाइट होने लगेगा और इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो ब्लीडिंग हो रही है कंपार्टमेंट के अंदर, वो भी इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो कि फर्दर एडेमा कॉज करेगा, और ब्लीडिंग की वजह से इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ट्रॉमा हुआ, ब्लड वेसल्स डैमेज हुई, इस्चेमिया होगा मसल्स का, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होंगी, एडेमा होगा, इसकी वजह से इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ेगा। साथ ही साथ जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर बढ़ाएगी। ये पैथोजेनेसिस है जो कि आपको इस तरीके से याद रखनी है। थोड़ा एक बार अपने मन में बोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। अब सोचिए कोई पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसा रेड हीट स्वेलिंग लेकर के आया है, ऐसा कंपार्टमेंट में बता रहा है कि सर फ्रैक्चर हो गया, गिर गया हूँ, यहाँ पे चोट लग गई है। क्या क्या हो सकता है? तो सीवियर पेन होगा, सबसे पहली बात तो सीवियर पेन होगा। अब उस कंपार्टमेंट के अंदर नर्व भी थी, तो नर्व है तो कंपार्टमेंटल प्रेशर की वजह से नर्व कंप्रेशन होगा, और नर्व कंप्रेशन होने की वजह से सेंसरी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। तो सीवियर पेन है, सेंसरी डिस्टर्बेंस है, और वो फेमस 5 P's याद करिए जो हम हमेशा पढ़ते हैं। फेमस 5 P's: पेन, पैलोर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीसिया और पैराप्लेजिया। उसको इस तरीके से रट लीजिए, हमेशा काम आएगा। पेन, पैलोर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीसिया एंड पैराप्लेजिया, ये 5 P's देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ
पेनफुल पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ लिम्स देखने के लिए मिलेगा, जो कि डायग्नोस्टिक साइन होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। पैसिव स्ट्रेचिंग जो कि काफ़ी पेनफुल होगी लिम्स में, वो भी देखने के लिए मिलेगी। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स अपन ने देख लिए। सबसे पहला सीवियर पेन, नर्व कंप्रेशन की वजह से सेंसरी डिस्टर्बेंस, 5 पीस, पेन, पैलोर, पल्सलेसनेस, पैरास्थेसिया और पैराप्लेजिया। उसके और पेनफुल पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ लिम्स देखने के लिए मिलेगा, जो कि डायग्नोस्टिक साइन होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। अब मीज़र कैसे करते हैं कंपार्टमेंटल प्रेशर है कितना, मीज़र कैसे कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए एक तरीका कंपार्टमेंटल प्रेशर का मीज़र ऐसे करना होता है कि जो इंजरी जोन है, इंजरी जोन के 5 सेंटीमीटर के अंडर हमें एक ट्रांसड्यूसर कैथेटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। कौन सा कैथेटर है? ट्रांसड्यूसर कैथेटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है इंजरी जोन के 5 सेंटीमीटर के अंडर। ठीक है, तो नॉर्मल कंपार्टमेंटल प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल कंपार्टमेंटल प्रेशर होता है 5 to 10 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर कंपार्टमेंटल प्रेशर 30 mm ऑफ Hg ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा है, कितना क्या वैल्यू बोल रहा हूँ? 30 mm ऑफ Hg ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो अर्जेंट फैशियोटॉमी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या करने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे? अर्जेंट फैशियोटॉमी करने की ज़रूरत पड़ रही है। कब? जब 30 mm ऑफ Hg ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर से कंपार्टमेंटल प्रेशर ज़्यादा है, तो अर्जेंट फैशियोटॉमी करनी पड़ेगी। नॉर्मल कंपार्टमेंटल प्रेशर होता है 5 to 10 mm ऑफ Hg। किससे मेज़र किया था? इंजरी जोन के 5 सेंटीमीटर के अराउंड ट्रांसड्यूसर कैथेटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। कंपार्टमेंटल सिंड्रोम में डेफिनेशन पढ़ी थी सर। डेफिनेशन क्या होती है? इंक्रीज्ड प्रेशर इन वन ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी रिजल्टिंग इन इस्चेमिया ऑफ टिश्यू। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा वन ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी विच विल रिजल्ट इन इस्चेमिया ऑफ टिश्यू। लोकेशन क्या होती है? टाइट डिवाइडेड कंपार्टमेंट्स होते हैं हमारे लेग के, जिनमें नर्व्स और वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी इंजरीज में देखने के लिए मिलता है? क्लोज्ड लोअर लिम्ब इंजरीज में देखने के लिए मिलेगा। 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट होता है फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स में, और क्रॉनिक होता है रिपीटेड इंजरीज ऑफ द मसल में। पैथोजेनेसिस क्या होती है? आप खुद मुझे रिवाइज कराइए। चलिए, सबसे पहले क्या होगा? हाँ, ट्रॉमा होगा। ट्रॉमा होने की वजह से क्या होगा? डैमेज टू द ब्लड वेसल्स होगा। अब डैमेज होने की वजह से सर 2 चीज़ें होंगी, इस्चेमिया ऑफ मसल होगा और ब्लीडिंग होगी कंपार्टमेंट के अंदर। सर इस्चेमिया होने के बाद याद करो अब क्या होगा? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने की वजह से डिफ्यूज एडेमा आएगा, और एडेमा होने की वजह से सीधी सी बात है सर इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीज होगा, और यहाँ से ब्लीडिंग भी कंपार्टमेंट प्रेशर इंक्रीज कर रही है। आ गया समझ में सर? सर को आ गया। सर को अब ये बताओ कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। सर क्लिनिकल फीचर्स में सीधी सी बात है सर, पेन के साथ आएगा, सीवियर पेन होगा। नर्व कंप्रेशन हो रही है तो सेंसरी डिस्टर्बेंसेज आएंगे, तो सर सीवियर पेन, सेंसरी डिस्टर्बेंस, और 5 पीस याद करिए सर, 5 पीस, पेन, पैलोर, पल्सलेसनेस, पैरास्थीशिया एंड पैराप्लेजिया। और सर पेनफुल पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ लिम्स देखने के लिए मिलता है, जो कि सर डायग्नोस्टिक साइन होता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम का। सर फिर से रिवाइज करिए मेरे साथ आप। हाँ, डायग्नोस्टिक साइन होता है कंपार्टमेंटल प्रेशर का क्या? पेनफुल पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ लिम्स। उसके बाद सर मेजर करने के लिए ट्रांसड्यूसर कैथेटर को इंट्रोड्यूस करना होता है इंजरी जोन के 5 सेंटीमीटर के अंदर। नॉर्मल कंपार्टमेंटल प्रेशर होता है सर 5 to 10 mm ऑफ Hg, और कंपार्टमेंटल प्रेशर तब होता है जब डायस्टोलिक प्रेशर से 30 mm ऑफ Hg ज़्यादा हो जाता है, तो सर हमें अर्जेंट फैशियोटॉमी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसका ट्रीटमेंट होता है फैशियोटॉमी। हमें फैशियोटॉमी करनी पड़ती है। फैशियोटॉमी का एम क्या होता है? एम क्या है? रिलीजिंग द कंप्रेशन ऑन द पोस्टीरियर टिबियल एंड पेरोनियल आर्टरीज। तो एम इसलिए फैशियोटॉमी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारी पोस्टीरियर टिबियल और पेरोनियल आर्टरीज हैं, इनसे कंप्रेशन कम हो जाए, ताकि इंट्रा कंपार्टमेंट ब्लीडिंग वगैरह या फिर जो इस्चेमिया हो रहा है वो कम हो जाए। क्या है? पोस्टीरियर टिबियल एंड पेरोनियल आर्टरीज। फिर से बोलिए, पोस्टीरियर टिबियल एंड पेरोनियल आर्टरीज से रिलीज करना है कंप्रेशन को। क्या कर रहे हैं उसके लिए? फैशियोटॉमी कर रहे हैं। अब फैशियोटॉमी में 2 तरह के इंसीजन होते हैं, सिंगल इंसीजन फैशियोटॉमी होती है और 2 इंसीजन फैशियोटॉमी होता है।
जो टू इंसिजन होती है वो ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या है कि लेटरल और मीडियल इंसिजन देना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिजन देते हैं अप टू डीप फैशिया। तो डीप फैशिया तक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिजन देना रहता है। याद रखना है कितने सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिजन देना रहता है अप टू डीप फैशिया। जिसके बाद जो मसल है वो बल्ज होकर के आउट हो जाती है, ठीक है। सोलियस मसल डिटैच्ड फ्रॉम टीबिया टू डिकम्प्रेस द डीप फ्लेक्सर कंपार्टमेंट्स। क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, सोलियस मसल जो है उसको टीबिया से डिटैच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डिकम्प्रेशन हो जाता है फ्लेक्सर डीप फ्लेक्सर कंपार्टमेंट्स का। क्या किया है फेशियोटॉमी में सर, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिजन दिया है डीप अप टू द डीप फैशिया, जिसकी वजह से जो मसल है वो बल्ज होकर के आउट हो जाएगी, और जो सोलियस मसल है उसे हम डिटैच कर देते हैं उसके बाद टीबिया से, ताकि डिकम्प्रेशन स्टार्ट हो जाए डीप फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का। अगर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो सर कॉम्प्लिकेशंस में सर एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, या तो सर वो जो एरिया है वहाँ पे गैंग्रीन स्टार्ट हो सकता है। तो दो कॉम्प्लिकेशंस हो गए, इन्फेक्शंस एंड गैंग्रीन। ये हमने बात कर ली हमारे कंपार्टमेंट सिंड्रोम दूसरे टॉपिक की। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस क्या होता है? सो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है हमारा सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस। सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये मेंशन करना है। सो इट इज़ अ ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं? सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन होता है। और क्या पढ़ा? मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। कौन कॉज करेगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये स्पेलिंग हाँ, माइकोबैक्टीरियम बोविस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इसको कॉज करेंगे। कहाँ होता है? सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में ये होता है। मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रा परमोलरी टीबी होता है। एटियोपैथोजेनेसिस समझते हैं, ठीक है। एटियोपैथोजेनेसिस तो 80% ऑफ द केसेस में और 20% ऑफ द केसेस में, 80% ऑफ द केसेस में क्या होता है कि एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इन्वॉल्व होता है, और 20% ऑफ केसेस में लिम्फ नोड्स ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इफेक्ट होते हैं, ठीक है। 80% केसेस में कौन सा? एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे 80% केसेस में, और 20% केसेस में पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, माइकोबैक्टीरिया जो है, माइकोबैक्टीरिया यहाँ पे टॉन्सिलर क्रिप्ट से होता हुआ टॉन्सिलर नोड्स या फिर जुगुलोडाइगैस्ट्रिक नोड्स में जाकर के इन्फेक्ट करेगा। कहाँ से जा रहा है? ये टॉन्सिलर क्रिप्ट से होता हुआ ट्रैवल करता हुआ यहाँ पे टॉन्सिलर नोड्स या फिर जुगुलोडाइगैस्ट्रिक नोड्स को जाकर के इन्फेक्ट करता है माइकोबैक्टीरिया। 80% ऑफ केसेस में एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में देखने के लिए मिलता है, और 20% केसेस में पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के लिम्फ नोड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? देखिए, जो टीबी बैसिलाई है वो मैक्रोफेज में सर्वाइव कर जाते हैं। तो जो भी टीबी बैसिलाई मैक्रोफेज में सर्वाइव कर जाएंगे वो एक टॉक्सिन रिलीज करेंगे। उस टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरकुलोसिस नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन, TNT। याद रखना है। क्या हुआ है, कहानी क्या है कि जो टीबी बैसिलाई सर्वाइव कर जाते हैं मैक्रोफेजेस में, वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिस टॉक्सिन का नाम है ट्यूबरकुलोसिस नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन, TNT, जो कॉज करते हैं होस्ट सेल डेथ। तो होस्ट सेल डेथ कॉज कर रहा है कौन सा यहाँ पे टॉक्सिन है? क्या नाम है? होस्ट सेल डेथ कॉज हो रहा है ट्यूबरकुलोसिस नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन्स की वजह से, जो कि रिलीज कर रहे हैं टीबी बैसिलाई, जो कि सर्वाइव कर जा रहे हैं मैक्रोफेज के अंदर। तो एटोपैथोजेनेसिस में क्या हुआ? 80% केसेस में एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें माइकोबैक्टीरिया यहाँ पे टॉन्सिलर क्रिप्ट से ट्रैवल करता हुआ टॉन्सिलर नोड्स या फिर जुगुलोडाइगैस्ट्रिक नोड्स को इन्फेक्ट करते हैं, और 20% केसेस में यहाँ पे पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के लिम्फ नोड इफेक्ट होते हैं। इसमें वो टीबी बैसिलाई जो कि मैक्रोफेज के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस नेक्रोटाइजिंग टॉक्सिन, TNT, जो कि होस्ट सेल डेथ कॉज करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं पैथोलॉजिकल टाइप्स। तो 3 तरह के पैथोलॉजिकल टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे सर्वाइकल टीबी लिम्फेडेनाइटिस के, ठीक है। सबसे पहला है कैसिएटिंग टाइप, दूसरा होता है हाइपरप्लास्टिक टाइप, और तीसरा होता है एट्रोफिक टाइप।
तो 3 तरह के पैथोलॉजिकल टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं किसके, सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस के, याद रखना है। तो कैसियाटिंग टाइप जो होता है वो यंग एडल्ट्स में देखने के लिए मिलता है। किस में देखने के लिए मिल रहा है, यंग एडल्ट्स में कैसिएटिंग टाइप देखने के लिए मिलता है। हाइपरप्लास्टिक टाइप किस में देखने के लिए मिलता है, पेशेंट विथ गुड बॉडी रेजिस्टेंस। और एट्रोफिक टाइप एल्डरली पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। तो 3 टाइप का नाम बताओ जल्दी से, कैसिएटिंग टाइप, हाइपरप्लास्टिक है, कैसिएटिंग टाइप, हाइपरप्लास्टिक टाइप और एट्रोपिक टाइप। कैसिएटिंग टाइप है सबसे ऊपर वाला यानी कि यंग पेशेंट्स, हाइपरप्लास्टिक टाइप बीच वाला मतलब कि पेशेंट विद गुड बॉडी रेजिस्टेंस, एट्रोपिक टाइप यानी कि एल्डरली पेशेंट्स। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल टीबी लिम्फेडेनाइटिस। इसको हम सिर्फ थ्योरी में नहीं, इसको डायग्राम में भी समझेंगे। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम है, ये फ्लो चार्ट है, वो सारी चीज़ें आप सिर्फ इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी थ्योरी समझते हैं। स्टेजेस, तो सबसे पहला स्टेज है स्टेज ऑफ इन्फेक्शन और लिम्फेडेनाइटिस। तो सबसे पहला स्टेज है स्टेज ऑफ इन्फेक्शन और लिम्फेडेनाइटिस। कहाँ पे होता है, ये होता है अपर एंटीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए हैं, अपर एंटीरियर, एंटीरियर ट्रायंगल हमने पढ़ा था, मोस्ट कॉमनली 80% केसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अपर एंटीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। इसमें जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो नॉन टेंडर, डिस्क्रीट यानी कि अलग अलग, मोबाइल, फिर्म और पैल्पेबल होते हैं। बताइए फीचर्स बताइए, स्टेज ऑफ इन्फेक्शन और लिम्फेडेनाइटिस के 2 फीचर बताइए मुझे। सर सबसे पहला, अपर एंटीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे और जो लिम्फ नोड्स होते हैं सर नॉन टेंडर, डिस्क्रीट, मोबाइल, फिर्म एंड पैल्पेबल होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उस फ्लो चार्ट में। ठीक है सर, दूसरा स्टेज आता है जिसका नाम है स्टेज ऑफ पेरीएडेनाइटिस या फिर स्टेज ऑफ मैटिंग। ठीक है, अब समझते हैं सेकेंड स्टेज, स्टेज ऑफ मैटिंग या फिर पेरिडेनाइटिस क्या होता है। क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो मूव टुगेदर, वो आपस में मूव करते हैं और उनमें कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं, जिसे हम कहते हैं मैटिंग। तो मैटिंग जो होता है वो पैथोग्नोमिक फीचर होता है टीबी का। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स मूव टुगेदर, जिसको हम मैटिंग कहते हैं, और मैटिंग जो है वो पैथोग्नोमिक फीचर है टीबी का। अब यहाँ पे लिम्फ नोड्स मूव टुगेदर ड्यू टू कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट। कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, वो होता है पेरीएडेनाइटिस की वजह से। पेरीएडेनाइटिस का मतलब होता है कि लिम्फ नोड्स के अराउंड जो टिश्यू है उसके इन्फ्लामेशन को हम पेरीएडेनाइटिस कहते हैं। तो पेरीएडेनाइटिस होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तो नोड्स आपस में पास आएंगे और कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं मैटिंग। मैटिंग कैसा होता है, पैथोग्नोमिक फीचर होता है। बात करेंगे हम डायग्राम से, नीचे जो फ्लो चार्ट बना हुआ है। उसके बाद तीसरा फीचर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, सभी टीबी में ये देखने के लिए मिलता है, समझना है, स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस। कोल्ड एब्सेस है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको कोल्ड एब्सेस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस जैसे कि रेडनेस, वार्मथ वगैरह नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कैसिएटिंग नेक्रोसिस लिम्फ नोड्स का यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ से स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस में लिम्फ नोड के कैसिएटिंग नेक्रोसिस देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से फ्लक्टुएंट स्वेलिंग इन नेक डेवलप होने लगती है। कैसी स्वेलिंग डेवलप हो रही है, फ्लक्टुएंट स्वेलिंग। और कैसी नेक्रोसिस देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे लिम्फ नोड में, कैसिएटिंग नेक्रोसिस। कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं अपन, स्टेज ऑफ कोल्ड एब्सेस की बात कर रहे हैं। तो कैसिएटिंग नेक्रोसिस होने लगेगी लिम्फ नोड की और फ्लक्टुएंट स्वेलिंग नेक में डेवलप हो जाएगी। स्वेलिंग इज प्रेजेंट डीप टू द डीप फैशिया, मतलब डीप फैशिया के भी नीचे प्रेजेंट होती है, डीप में प्रेजेंट होती है जो स्वेलिंग है। ठीक है, कैसी स्वेलिंग होती है, द स्वेलिंग इज सॉफ्ट, सिस्टिक, फ्लक्टुएंट एंड ट्रांस इल्यूमिनेशन निगेटिव स्वेलिंग होती है। ठीक है, क्या क्या फीचर पढ़ा यहाँ पे हमने स्वेलिंग के, सॉफ्ट है, सिस्टिक है, फ्लक्टुएंट है और ट्रांस इल्यूमिनेशन निगेटिव स्वेलिंग होती है कोल्ड एब्सेस में। तो चलिए बताइए, कोल्ड एब्सेस में हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े। कोल्ड एब्सेस में कैसिएटिंग नेक्रोसिस होने लगती है सर, और जो स्वेलिंग होती है वो फ्लक्टुएंट स्वेलिंग होती है, और जो स्वेलिंग है सर वो डीप टू द डीप फैशिया प्रेजेंट होगी, और सॉफ्ट, सिस्टिक, फ्लक्टुएंट और ट्रांस इल्यूमिनेशन निगेटिव स्वेलिंग होती है।
उसके बाद फोर्थ स्टेज आ जाता है स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस। अच्छा, परेशान नहीं होना है, वापस से स्टेज पे आऊँगा और ये सारी जो स्टेजेस है उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले अभी अपन बस थ्योरी समझ रहे हैं। उसके बाद आती है स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस। कॉलर स्टड एब्सेस में क्या होता है कि जो कोल्ड एब्सेस है वो अब रप्चर हो जाता है। रप्चर होने की वजह से एक नई स्वेलिंग, नई फ्लक्टुएंट स्वेलिंग डेवलप हो जाती है। कहाँ पे? अब सबक्यूटेनियस प्लेन में। अभी तक स्वेलिंग कहाँ पे थी? अभी तक स्वेलिंग थी डीप टू द डीप फेशिया में। अब एक नई स्वेलिंग बन जाती है कहाँ पे? सबक्यूटेनियस प्लेन में, कोल्ड एब्सेस के रप्चर होने की वजह से। इस स्टेज को क्या कहते हैं? स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस। तो याद रखोगे ना, स्टेज ऑफ कॉलर स्टड एब्सेस में क्या होता है? कोल्ड एब्सेस था, वो रप्चर होगी, नई स्वेलिंग बन जाएगी, फ्लक्टुएंट स्वेलिंग। कहाँ पे? सबक्यूटेनियस प्लेन में। उसके बाद लास्ट स्टेज आती है स्टेज ऑफ साइनस फॉर्मेशन। अब सबक्यूटेनियस प्लेन में भी एक स्वेलिंग हो गई है, अब वो भी रप्चर हो जाएगी स्किन के थ्रू। एक साइनस का फॉर्मेशन, साइनस का मतलब एक ट्रैक्ट होता है, एक साइनस का फॉर्मेशन होगा। चलो अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेज, स्टेज ऑफ लिम्फ एडेनाइटिस। ये हमारा सबक्यूटेनियस प्लेन है, ठीक है। ये हमारी लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड कैसे हैं बताओ? डिस्क्रीट, नॉन टेंडर, फिर्म या फिर हार्ड, मोबाइल, इनलार्ज्ड एंड पैल्पेबल। फिर से रिवाइज करो, चलो चलो बोलो, याद करना है, याद करके ही याद होगा। डिस्क्रीट, नॉन टेंडर, फिर्म या फिर हार्ड, मोबाइल, इनलार्ज्ड एंड पैल्पेबल। तो ये लिम्फ नोड्स की यहाँ पे फीचर्स थे इन स्टेज ऑफ इन्फेक्शन या फिर लिम्फेडेनाइटिस में। मोस्ट कॉमनली यंग एडल्ट्स में देखने के लिए मिलता है। 20 to 30 ईयर्स के जो एडल्ट होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो सर्वाइकल टीबी है उन्हीं पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। तो यंग एडल्ट्स 20 से 30 ईयर में हमें देखने के लिए मिलेगा। सर्वाइकल लिम्फ नोड इसमें मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है। कहाँ पड़ा था? अपर एंटीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, ठीक है। लिम्फ नोड कैसे हैं? डिस्क्रीट, नॉन टेंडर, फिर्म, हार्ड, मोबाइल, इनलार्ज एंड पैल्पेबल। उसके बाद बात करते हैं अपन दूसरे स्टेज की। कौन सा? स्टेज ऑफ मैटिंग। स्टेज ऑफ मैटिंग, ये स्टेज ऑफ मैटिंग, इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें मैटिंग होती है कैप्सुलर। देखो ये हमारे लिम्फ नोड यहाँ पे कैसे हैं? डिस्क्रीट हैं, अलग अलग लिम्फ नोड्स हैं। यहाँ पे सारे लिम्फ नोड चिपक गए हैं आपस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट हो गया है। कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट है, लिम्फ नोड मूव्स टुगेदर, जिसे हम कहते हैं मैटिंग। तो मैटिंग देखने के लिए मिलती है यहाँ पे, मैटिंग देखने के लिए मिल रही है। क्यों? कैप्सुलर इन्वॉल्वमेंट की वजह से। इसमें कैसे होते हैं? इसमें फिर्म होते हैं लिम्फ नोड्स और नॉन टेंडर। देखो कौन कौन से, मोबाइल यहाँ पे हट गया, मोबाइल हट गया, ठीक है। और यहाँ पे नॉन टेंडर तो रहेंगे, डिस्क्रीट नहीं रहेंगे, अब आपस में चिपक गए हैं। तो फिर्म, नॉन टेंडर, दो चीज़ें लिखनी है हमें मैटिंग वाले में। फिर्म है, नॉन टेंडर है। मैटिंग जो होता है वो पैथोग्नोमिक ऑफ टीबी होता है। तो ये हमारे दूसरे स्टेज की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद कोल्ड एब्सेस। कोल्ड एब्सेस, ये देखिए, ये हमारा ये सबक्यूटेनियस प्लेन, ये नीचे डीप टू द डीप फेशिया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैसिएटिंग नेक्रोसिस ऑफ लिम्फ नोड देखने के लिए मिलती है। कैसी? कैसिएटिंग नेक्रोसिस ऑफ लिम्फ नोड, जिसकी वजह से फ्लक्टुएंट स्वेलिंग इन नेक, फ्लक्टुएंट स्वेलिंग यहाँ पे डेवलप हो रही है। फ्लक्टुएंट स्वेलिंग इन नेक, कैसिएटिंग नेक्रोसिस ऑफ लिम्फ नोड में। इसमें ये हमारा कोल्ड एब्सेस है और बार बार पे ये लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। स्वेलिंग कैसी होती है? डीप टू द डीप फेशिया पाई जाती है, सॉफ्ट, सिस्टिक एंड फ्लक्टुएंट, और ट्रांस इल्यूमिनेशन निगेटिव होती है। ये फीचर्स होते हैं कोल्ड एब्सेस की स्वेलिंग के। डीप टू डीप फेशिया, सॉफ्ट, सिस्टिक एंड फ्लक्टुएंट, ट्रांस इल्यूमिनेशन निगेटिव। कोल्ड एब्सेस है तो कोल्ड एब्सेस है। कोल्ड क्यों कहते हैं इस एब्सेस को? क्योंकि यहाँ पे कोई नो लोकल रेज ऑफ टेम्परेचर, कोई टेंडरनेस नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है कोल्ड एब्सेस में। क्या क्या है कि कैसिएटिंग नेक्रोसिस ऑफ लिम्फ नोड, आप चाहे तो सिर्फ डायरेक्ट ये भी बना सकते हैं। कैसिएटिंग नेक्रोसिस ऑफ लिम्फ नोड होगी, जिसकी वजह से फ्लक्टुएटिंग स्वेलिंग इन नेक डेवलप होगी। नो लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर, नो टेंडरनेस, नो रेडनेस। स्वेलिंग कैसी होती है? डीप टू डीप फेशिया होती है। ये हमारा सबक्यूटेनियस प्लेन है, ये हमारा डीप टू डीप फेशिया, ठीक है। सिर्फ कोल्ड एब्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। डीप टू डेप फेशिया, सॉफ्ट, सिस्टिक एंड फ्लक्टुएंट, और ट्रांस इल्यूमिनेशन निगेटिव। अब ये जो स्वेलिंग है ये बर्स्ट हो करके सबक्यूटेनियस प्लेन में आ जाएगी। न्यू स्वेलिंग यहाँ पे डेवलप होगी जो भी फ्लक्टुएंट होती है। रप्चर ऑफ कोल्ड एब्सेस, ये है फोर्थ स्टेज, कॉलर स्टड एब्सेस। रप्चर ऑफ कोल्ड एब्सेस, फ्लक्टुएटिंग स्वेलिंग अपीयर्स इन सबक्यूटेनियस प्लेन। तो सबक्यूटेनियस प्लेन में यहाँ पे फ्लक्टुएंट स्वेलिंग यहाँ पे डेवलप हो जाएगी।
ये डीप फेशिया है और डीप टू डेप फेशिया ये भी होती है। जो एब्सेस होता है वो डीप टू डेप फेशिया से ट्रेवल करके कहाँ पे चला जाता है, सबक्यूटेनियस प्लेन में, ठीक है। उसके बाद साइनस फॉर्मेशन, अब यहाँ पे सबक्यूटेनियस प्लेन से भी यहाँ पे बस्ट हो जाएगा, एक साइनस का फॉर्मेशन होगा, कॉलर स्टड एब्सेस भी यहाँ पे रप्चर कर जाएगा स्किन के थ्रू और एक साइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए साइनस फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये हो गया, इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अपन क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स यंग एज ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा 11 से 30 ईयर्स पे। सर्वाइकल टीबी लिम्फेडेनाइटिस कहाँ पाया जाता है, किस एज ग्रुप में, यंग एज ग्रुप में। और टीबी के वो टिपिकल फीचर्स याद करिए जो मैंने ऑर्थो में पढ़ाए थे, चिल्स, फीवर, वेट लॉस, फैटीग और नाइट स्वेट्स, ठीक है। टीबी के तो टिपिकल फीचर पाए ही जाएंगे, कौन कौन से हैं, चिल, फीवर, वेट लॉस, फैटीग और नाइट स्वेट्स यंग एज ग्रुप में 11 से 30 ईयर में देखने के लिए मिलता है। और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेनलेस स्वेलिंग होती है, ठीक है, इसको आराम से समझो, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होती है, पेनलेस स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो हमने क्लिनिकल फीचर में बताया कि यंग एज में पाया जाएगा, चिल, फीवर, वेट लॉस, फैटीग, नाइट स्वेट्स होंगे क्योंकि टीबी है, और ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेनलेस स्वेलिंग डेवलप होगी। और चूंकि टीबी है तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स HIV पेशेंट्स ज़्यादा हाइयर रिस्क पे रहेंगे। ये है क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या कर सकते हैं, अब चूंकि आप भी जानते हैं कि टीबी है तो टीबी वाले वो सभी इन्वेस्टिगेशन याद करिए। सबसे पहला कलेक्शन ऑफ सैंपल करना है, तो कलेक्शन ऑफ सैंपल हम कैसे करते हैं, फाइन निडल एस्पिरेशन के थ्रू। तो फाइन निडल एस्पिरेशन करेंगे और या फिर एक्सिशनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। सैंपल कलेक्ट करने के लिए दो प्रोसीजर होती हैं, फाइन निडल एस्पिरेशन और एक्सिशनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो सबसे पहले ये दो नाम प्लीज़ बोलिए, इसको अपने मन में बोलिए, फाइन निडल एस्पिरेशन और एक्सिशनल लिम्फ नोड बायोप्सी किया कलेक्शन ऑफ सैंपल के लिए। उसके बाद मेथड्स क्या क्या होते हैं डायग्नोसिस के लिए, मेथड्स फॉर डायग्नोसिस। तो सबसे पहला AFB स्मेयर, हमेशा से पढ़ते आ रहे हो आप टीबी, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, माइक्रो में भी आप पढ़ के ही आए हो, ठीक है। तो AFB स्पेयर करते हैं, कल्चर और साइटोलॉजी करते हैं और हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। तो जो हिस्टोपैथोलॉजी है वो मोस्ट कॉमनली की जाती है टीबी के डायग्नोसिस के लिए। क्या क्या फाइंडिंग मिलती है यहाँ पे, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए कैजिएटिंग नेक्रोसिस देखने के लिए मिलेगी, तो कैजिएटिंग ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन होगा, लैंगरहैंस जाइंट सेल्स मिलेंगे और फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स मिलेंगे। तो सबसे पहला AFB स्मेयर करेंगे, कल्चर एंड साइटोलॉजी करेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे जो कि मोस्ट कॉमन होता है। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या मिलेगा, कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा मिलेगा, लैंगरहैंस जाइंट सेल्स मिलेंगे और फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा टीबी में जो हमेशा करते हैं बताओ, अरे हाँ भाई, मैंटॉक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करते हैं जिसे हम मैंटॉक्स टेस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इमेजिंग कर सकते हैं। इमेजिंग में क्या होगा, सबसे पहला चेस्ट एक्सरे करना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी सोर्स तो पता करना है। चेस्ट एक्सरे करेंगे, HRCT चेस्ट या फिर एब्डोमेन करेंगे और अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन चलो रिपीट कराओ सर, दो चीज़। इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल कलेक्ट करने के लिए फाइन निडल एस्पिरेशन करेंगे या फिर एक्सिशनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे। उसके बाद मेथड क्या क्या होती हैं, तो 5 मेथड बताई थी सर ने। सबसे पहला AFB स्मेयर, कल्चर एंड साइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट या फिर मैंटॉक्स टेस्ट और इमेजिंग में चेस्ट एक्सरे, HRCT चेस्ट एब्डोमेन और अल्ट्रासाउंड। ट्रीटमेंट, भाई टीबी का ट्रीटमेंट लिखना है भाई। टीबी के ट्रीटमेंट में पूरी दुनिया जानती है, बच्चे से पूछ लो, ATT ड्रग्स चालू कर दो। ATT ड्रग्स, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हैं हम चालू कर देंगे। कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं उसमें, आइसोनियाजाइड H से लिखते हैं, रिफैम्पेसिन R से लिखते हैं, पायराजीनामाइड Z से लिखते हैं और इथेम्ब्यूटॉल E से लिखते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन S से लिखते हैं। ये 5 ड्रग्स हैं, लिख लो, मतलब इनके जो शॉर्ट फॉर्म है इनको याद करना रहता है, ठीक है। आइसोनियाजाइड, रिफेम्पेसिन, पायराजीनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल और इन सभी ड्रग्स को 2 फेज में चलाना रहता है, IP यानी कि इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज। तो इंटेंसिव फेज में 2 महीने के लिए HRZE मतलब कि आइसोनियाजाइड, रिफेम्पेसिन, पायराजीनामाइड और इथेम्ब्यूटॉल, इन 4 ड्रग्स को 2 महीने के लिए इंटेंसिव फेज में अपन रन करते हैं। जिसके बाद 2 महीने के बाद कंटिन्यूएशन फेज आ जाता है जिसमें 4 महीने के लिए
हम यहाँ पे पायरेसिनामाइड को हटा देते हैं और आइसोनियाजाइड, रिफेम्पेसिन और इथेम्बुटोल को चलाते हैं। तो इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज में 2 फेज में एटीटी ड्रग्स को चलाना रहता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली हमारे सर्वाइकल ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस की, जिसमें एटियोपैथोजेनेसिस, पैथोलॉजिकल टाइप्स, उसके स्टेजेस, फ्लो चार्ट, डायग्राम, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट हमने कलरफुल वे में पढ़ लिया है, ठीक है। इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस की, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस फ्लैश ईटिंग डिजीज भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ये डायग्राम है, ये इसकी फोटो है पेशेंट के पैर की, जो नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस ऐसा दिखता है। डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ इन्वेजिव एंड डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है। तो नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, पानी वानी पी आना, ठीक है, पॉज करके शर्माना मत, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस के डेफिनेशन की। तो ये क्या है, इन्वेजिव एंड डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है, इन्वेजिव एंड डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन है, कहाँ का, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू का। देखो भाई, 1-1.5 घंटे के लेक्चर बनेंगे, डेली तुमने अगर एक लेक्चर भी देखा ना तो तुम 15 दिन के अंदर सर्जरी पढ़ लोगे, तुम 1 महीने में 2 बार रिवाइज कर लोगे। और यकीन मानो पूरे सर्जरी में तुम कहीं से भी ढूंढ लो, तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इससे अच्छा कंटेंट तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ भाई, लिख के देता हूँ, कई रिसोर्सेज से पढ़ करके खुद के नोट्स बना करके तुम्हारे लिए लेकर के आता हूँ। तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, शर्माना मत और पढ़ना। बिल्कुल भरोसा करो कि इसके अलावा तुम्हें इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। तुम्हें किताब भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कोचिंग के नोट्स, कुछ भी नहीं, बस ये वीडियो और इसके नोट्स चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस क्या है, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस इज़ अ इन्वेजिव एंड डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है कहाँ का, स्किन का और सॉफ्ट टिश्यू का। इसमें मसल, बोन ये सब इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन होता है, काफ़ी डिस्ट्रक्टिव सा इन्फेक्शन होता है नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या क्या इंक्लूड करता है, ये स्किन से लेकर के डीप फैशिया तक इंक्लूड करता है, ठीक है। और क्या क्या स्पेयर करता है, मसल्स को स्पेयर कर देता है। सो इट इज अ इन्वेजिव डिस्ट्रक्टिव इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज। इट इंक्लूड्स स्किन अप टू डीप फैशिया एंड इट स्पेयर्स द मसल। ये बात हो गई नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस की। इतना तो लिख दोगे ना कि इन्फेक्शन है स्किन और सॉफ्ट टिश्यूज का, डीप फैशिया तक होता है और मसल्स को छोड़ देता है, बस अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस के, तो डायबिटीज़ मेलाइटस तो हर चीज़ का ही होता है भाई। डायबिटीज़ मेलाइटस, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटस, माल न्यूट्रिशन, ओबेसिटी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इम्यून डिफिशियंसी, स्मोकिंग। ये सारी चीज़ें तो तुम्हें पता है यार। डायबिटीज़ का पेशेंट है, ओबेस पेशेंट है, माल न्यूट्रिशन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ हो रहा है, इम्यून लिखा हुआ है यार, इम्यून डिफिशियंसी या फिर स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें, ये इसको इम्यून पढ़ना, ठीक है। इम्यून डिफिशियंसी, स्मोकिंग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, डायबिटीज मेलाइटस, ये रिस्क फैक्टर्स हो गए नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस के। साइट्स क्या क्या होती हैं, तो मोस्ट कॉमन साइट होती है लोअर लिम्ब, ठीक है। उसके अलावा और कहाँ पे, लोअर एब्डोमेन में, पेरिटोनियम वाले रीजन में भी होता है, जेनाइटल्स एंड ग्रोइन। तो 3 साइट्स हमने पढ़ ली नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस की। लोअर लिम्ब जो है वो मोस्ट कॉमन है, लोअर लिम्ब मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा लोअर एब्डोमेन, जेनाइटेलिया और ग्रोइंस में भी ये इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बात करें इसके टाइप्स की, ठीक है, चलो टाइप समझते हैं। तो 4 टाइप्स के नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के। टाइप 1 नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, टाइप 2 नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, टाइप 3 नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस और टाइप 4 नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। तो टाइप 1 नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस जो होता है वो पॉलीमाइक्रोबियल होता है। पॉलीमाइक्रोबियल टाइप 1 की बात हो रही है यहाँ पे। पॉलीमाइक्रोबियल में मतलब कई सारे पॉलीमाइक्रोब्स होंगे, तो कौन कौन से, नॉन ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई, मतलब नॉन ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ एनारोब्स हो सकते हैं, ई कोलाई हो सकता है या फिर स्यूडोमोनास हो सकता है। तो इनका कॉम्बिनेशन टाइप 1 नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस कराएगा जो कि पॉलीमाइक्रोबियल होता है। क्या क्या है, नॉन ग्रुप ए, नॉन ग्रुप ए
नॉन ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई, याद करो, चलो मेरे साथ बोलो एक बार। टाइप 1 नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस पॉलीमाइक्रोबियल होता है सर, इसमें नॉन ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं जिनके साथ एनारोब्स, ई कोलाई या फिर स्यूडोमोनास कंबाइन करके ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। टाइप 2 की बात करते हैं सर, तो टाइप 2 मोनोमाइक्रोबियल होता है। टाइप 2 जो होता है वो मोनोमाइक्रोबियल होता है। इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? इसमें ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई इन्वॉल्व होता है। टाइप 1 में कौन था? पॉलीमाइक्रोबियल था। इसमें नॉन ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ एनारोब्स, ई कोलाई या फिर स्यूडोमोनास थे। लेकिन यहाँ पे टाइप 2 में मोनोमाइक्रोबियल है जिसमें ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 जो होता है वो गैस गैंग्रीन टाइप का होता है, ठीक है। टाइप 3 कैसा है? गैस गैंग्रीन टाइप का है, जो कि किसकी वजह से होगा? मोस्टली क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से होता है। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 गैस गैंग्रीन के टाइप का होता है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से होता है। फिर टाइप 4 फंगल होता है। टाइप 4 कैसा होगा? टाइप 4 होगा यहाँ पे फंगल। कौन कौन से यहाँ पे फंगस हो सकते हैं? यहाँ पे कैंडाइडा हो सकता है, कैंडाइडा, एस्पर्जिलस या फिर जाइगोमाइसेटीज हो सकते हैं। चलो अब तुम बताओ, सर को रिवाइज कराना है। तो सर 4 टाइप्स के होते हैं, याद रखना। टाइप 1 नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस जो कि पॉलीमाइक्रोबियल होगा, कॉम्बिनेशन होता है नॉन ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ एनारोब्स या फिर ई कोलाई या फिर स्यूडोमोनास, ठीक है सर। हाँ, उसके बाद टाइप 2 सर मोनोमाइक्रोबियल होता है जो कि ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से होता है, ठीक है। टाइप 3 सर गैस गैंग्रीन टाइप का होता है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से होता है। और टाइप 4 जो कि सर फंगल होता है, कैंडाइडा, एस्पर्जिलस और जाइगोमाइसेटीज की वजह से हो सकता है। तो 4 टाइप के होते हैं नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस क्या होता है? देखो बहुत छोटी सी पैथोजेनेसिस इसकी, इसको इजी वे में समझेंगे। इन्फेक्शन हुआ, क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा? सीधी सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी करेगी। इन्फेक्शन होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगी। अब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होने की वजह से एडेमा होगा, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होगी और वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस होगी। तो 3 चीज़ें हुई। क्या क्या सर? इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होंगे जिसकी वजह से एडेमा, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस और वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस। एडेमा, नेक्रोसिस और थ्रोम्बोसिस 3 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल वे में अपन इसको लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं अपन स्टेजेस की और क्लिनिकल फीचर्स की। तो देखो 3 स्टेज में नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस होता है, याद रखना है, ठीक है बच्चों, याद रखना है कि 3 स्टेज में नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस होता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या होगा? इन्फेक्शन है तो स्टेज 1 में फीवर, एरेदेमा, एडेमा, टेंडरनेस देखने के लिए मिलेगा। स्टेज 1 में सिंपल वाली चीज़ें, फीवर, एरेदेमा, एडेमा, टेंडरनेस देखने के लिए मिलेगा। फिर आ जाओ फेज 2 में, तो फेज 2 में ब्लिस्टर और बुल्ले के फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। स्टेज 1 में फीवर, एडेमा, एरेदेमा, टेंडरनेस है। उसके बाद स्टेज 2 में ब्लिस्टर और बुल्ले के फॉर्मेशन होंगे। और स्टेज 3 में हाइपोस्थेशिया या फिर एनेस्थेशिया, नेक्रोसिस और हीमोरेजिक बुल्ले के फॉर्मेशन होने लगेंगे। तो 3 स्टेज में नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस है। स्टेज 1 में फीवर, एदेमा और टेंडरनेस है। स्टेज 2 में बुल्ले और ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होगा। स्टेज 3 में हाइपोस्थेशिया, एनेस्थीसिया, नेक्रोसिस और हेमोरेजिक बुल्ले के फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? क्लिनिकल फीचर्स में सडन स्वेलिंग एंड पेन होगी। सडन, अचानक से पैर में स्वेलिंग और पेन डेवलप होगा। किसके साथ एसोसिएटेड होगा? एडेमा के साथ एसोसिएट हो सकता है। डिस्कलरेशन, अल्सरेशन, फाउल स्मेलिंग हो सकता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो क्या है? सडन स्वेलिंग और पेन डेवलप होगा जो कि एसोसिएट हो सकता है एडेमा के साथ, डिस्कलरेशन के साथ, अल्सरेशन के साथ या फिर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज के साथ, ठीक है। उसके अलावा और फीवर्स और चिल होगा। हाइपोटेंशन और ओलिगोयूरिया हो सकता है अगर जैसे कि अगर किडनी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, या फिर किडनी में भी इन्फेक्शन
स्प्रेड हो गया है तो हाइपोटेंशन और ओलिगोयूरिया भी देखने के लिए मिल सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे स्किप लीजन्स ऑफ स्किन नेक्रोसिस देखने के लिए मिलता है। इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे स्किप लीजन्स भी देखने के लिए मिलेंगे आपको आगे जा करके, तो स्किप लीजन्स ऑफ स्किन नेक्रोसिस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या हुए कि सडन यहाँ पे सडन स्वेलिंग और पेन डेवलप होगा, जिसके साथ एडेमा, डिस्कलरेशन, अल्सरेशन, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो सकता है, फीवर और चिल्स होंगे, हाइपोटेंशन, ओलिगोयूरिया हो सकता है और स्किप लीजन्स ऑफ स्किन नेक्रोसिस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए एक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है जिसका नाम है लेबोरेटरी रिस्क इंडिकेटर ऑफ नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, LRINEC। क्या? LRINEC, जिसको कहते हैं लेबोरेटरी रिस्क इंडिकेटर ऑफ नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। ये अर्ली डायग्नोसिस का तरीका होता है, अर्ली डायग्नोसिस का मेथड होता है, इसमें स्कोरिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या क्या काउंट करना होता है? इसमें हम वाइट सेल्स काउंट करते हैं, CRP, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन और ग्लूकोज लेवल। तो ये स्कोरिंग सिस्टम है जो कि अर्ली डायग्नोसिस में काउंट होता है। नाम बोलिए, लेबोरेटरी रिस्क इंडिकेटर ऑफ नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। वाइट सेल काउंट करना है, CRP, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिनिन और ग्लूकोज लेवल काउंट करते हैं। उसके अलावा और क्या करते हैं? फुल थिकनेस बायोप्सी करना होता है, फुल थिकनेस बायोप्सी कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। एक और तरीका होता है द फिंगर टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स में फिंगर टेस्ट आ सकता है। इसमें क्या करते हैं फिंगर टेस्ट में? इसमें 2 सेंटीमीटर इंसीजन देना होता है डीप अप टू डीप फैशिया। तो डीप फैशिया तक हमें 2 सेंटीमीटर का एक लंबा इंसीजन देना होता है। आया समझ में? जिसके बाद आराम से जेंटली यहाँ पे जेंटल प्रोबिंग विथ इंडेक्स फिंगर, अपना इंडेक्स फिंगर को यूज करके वहां पे हल्का सा ऐसे प्रोब करना होता है, घुमाना सा होता है। अगर वहां पे नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस है तो 2 चीजें मिलेंगी, डिश वाटर लिक्विड मिलेगा, डिश वाटर लिक्विड मतलब वाटरी पस मिलेगा, और लैक ऑफ रेजिस्टेंस, पेशेंट की तरफ से लैक ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। अगर ये 2 चीज़ें हैं, डिश वाटर लिक्विड यानी कि वाटरी पस और लैक ऑफ रेजिस्टेंस है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस का। उसके लिए हमने कौन सा टेस्ट किया है? द फिंगर टेस्ट किया है। ऊपर क्या किया था? फुल थिकनेस बायोप्सी की थी, और अर्ली डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी रिस्क इंडिकेटर ऑफ नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस की है। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसीजन दिया था डीप फैशिया में, याद रखना। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहला, अब देखो एक तरह से नेक्रोसिस गैंग्रीन ही है, तो इसमें क्या है? अब फ्लूइड का मेंटेन, सबसे पहले तो फ्लूइड मेंटेन करना पड़ेगा, तो फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना है। फ्लूइड रिसक्सिटेशन करने के बाद हमें यहाँ पे एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी है। तो फ्लूइड रिसक्सिटेशन किया, उसके बाद एंटीबायोटिक्स, तो 3rd जनरेशन अपन को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देनी है। तो फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन देंगे, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स दे सकते हैं और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? पेनिसिलिन, क्लिंडामाइसिन, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स और एमाइनोग्लाइकोसाइड्स। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस को कंट्रोल करना है। और सर्जरी कौन कौन सी हो सकती हैं याद रखना है, 3 तरह की सर्जरी हैं। सबसे पहला क्या? रेडिकल वुंड एक्सीजन, सर्जरी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं अपन, रेडिकल वुंड एक्सीजन। दूसरा वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग, वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग। और उसके बाद अगर ग्रेनुलेशन टिश्यू का जब फॉर्मेशन चालू हो जाएगा तो हम स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग करने लगते हैं, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग करने लगते हैं। कहाँ गया? हाँ, स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग करने लगते हैं। तो 3 चीज़ें करी, कौन कौन सी? रेडिकल वुंड एक्सीजन किया, वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग करी और स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग करी। ठीक है, ये 3 सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं यहाँ पे। तो हमने बात कर ली नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस की, जिसमें डेफिनेशन पढ़ा कि इन्फेक्शन होता है स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का, डी फैशिया तक इंक्लूड होता है, मसल्स स्पेयर होती हैं। रिस्क फैक्टर देखे, साइट्स देखा जो कि लोअर लिम्ब मोस्ट कॉमन होता है। 4 टाइप्स पढ़े, पॉलीमाइक्रोबियल, मोनोमाइक्रोबियल, गैस गैंग्रीन और फंगल। इन्फेक्शन पैथोजेनेसिस देखी, जिसमें इन्फेक्शन एडेमा, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस और वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस कॉज करेगा। क्लिनिकल फीचर्स 3 स्टेजेस पढ़े, जिसमें कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 देखा। डायग्नोसिस का सिस्टम और मैनेजमेंट देखा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन आते हैं, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम, 5 मार्क्स में आता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा ये टॉपिक है जिसकी एनाटमी नहीं समझ में आती। तो इसमें हम डेफिनेशन के साथ एक बार बीच में इसके एनाटमिकल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि
थोरेसिक आउटलेट है क्या, स्केलिन ट्रायंगल है क्या, उसके बाद हम नीचे जाकर के देखेंगे कि होता क्या है, क्लिनिकल फीचर्स वगैरह वगैरह। तो चलिए पानी पी के आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम समझने से पहले हम ये समझते हैं कि थोरेसिक आउटलेट क्या होता है। देखिए, थोरेसिक आउटलेट नाम से ही थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा कि ये थोरेक्स में प्रेजेंट कोई आउटलेट है। तो थोरेसिक आउटलेट इज अ पैसेज या फिर स्पेस, ये एक टाइट स्पेस या फिर पैसेज होता है, कहाँ पे, बिटवीन रूट ऑफ नेक एंड एक्जिला। तो एक्जिला और रूट ऑफ नेक के बीच एक स्पेस या पैसेज होता है जिसे हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट। किसके बीच में है, रूट ऑफ नेक और एक्जिला के बीच में है एक पैसेज या फिर स्पेस, ठीक है। इसके इट इज सराउंडेड बाय बोनी स्ट्रक्चर्स, जो कि सराउंडेड बाय बोनी स्ट्रक्चर्स ऑल अराउंड। तो इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्रीज हैं वो बोनी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, और इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं वो अपन आगे देखेंगे। सो न्यूरोवस्कुलर स्ट्रक्चर्स पास, न्यूरोवस्कुलर स्ट्रक्चर पास होते हैं नेक से अपर लिम्ब की ओर, ठीक है। इसके कंटेंट क्या क्या है, इसके कंटेंट है ब्रैकियल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस पास होता है, सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन पास होती है, और एपेक्स ऑफ प्लूरा इसमें प्रेजेंट होता है। तो क्या है ये थोरेसिक आउटलेट, क्या होता है, इट इज अ स्पेस बिटवीन नेक ऑफ रूट ऑफ नेक एंड एक्जिला, रूट ऑफ नेक एंड एक्जिला, एंड इट इज सराउंडेड बाय रूट ऑफ नेक और एक्जिला, सराउंडेड बाय बोनी स्ट्रक्चर्स ऑल अराउंड। न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर्स पास होते हैं नेक से अपर लिम्ब की ओर इससे, और कंटेंट में क्या क्या है, ब्रैकियल प्लेक्सस है, सबक्लेवियन आर्टरी है, सबक्लेवियन वेन है, और एपेक्स ऑफ प्लूरा है। तो ये रहा उसका डायग्राम, जिसमें पोस्टीरियर बाउंड्री जो है, पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, पोस्टीरियर बाउंड्री इस पे स्पाइन, बॉडी ऑफ T1 यहाँ पे जो है, T1 जो अपनी वर्टिब्रा है उसकी बॉडी यहाँ पे बनाती है पोस्टीरियर बाउंड्री। लेटरल बाउंड्री कौन बनाती है, फर्स्ट रिब बनाती है, लेटरल बाउंड्री फर्स्ट रिब बनाती है। एंटीरियर बाउंड्री यहाँ पे मेनुब्रियम बनाती है, ठीक है। और मीडियल बाउंड्री यहाँ पे स्केलेनियस एंटीरियर मसल। तो मीडियल बाउंड्री, एंटीरियर बाउंड्री, लेटरल बाउंड्री और पोस्टीरियर बाउंड्री। एंटीरियर में क्या है, मेनुब्रियम है, पोस्टीरियर में क्या है, बॉडी ऑफ T1 स्पाइन है, ठीक है। लेटरल में फर्स्ट रिब है और मीडियल में स्केलेनियस एंटीरियर मसल है। ये बाउंड्रीज होती हैं थोरेसिक आउटलेट की। अब अपन समझते हैं, जरा से इसकी एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट देखना होगा कि थोरेसिक आउटलेट से कैसे हमारा एनाटॉमिकली चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो कंटिन्यूएशन ऑफ थोरेसिक आउटलेट इनटू एक्जिला। तो थोरेसिक आउटलेट जो एक्जिला में कंटिन्यू होगा, उस कंटिन्यू होने वाली कैनाल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल। तो सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल क्या है, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ थोरेसिक आउटलेट इनटू एक्जिला। तो थोरेसिक आउटलेट का एक्जिला में कंटिन्यूएशन क्या कहलाता है, सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल कहलाता है, सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल कहलाता है। अब सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल जो है वो कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट से, मतलब कोराकॉइड प्रोसेस और क्लेविकल को जोड़ने वाला जो लिगामेंट होता है वो सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट, ठीक है। किसको डिवाइड कर रहा है, सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल को। तो सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल दो पार्ट में डिवाइड होगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट में। जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसे हम कहते हैं कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस, ठीक है। प्रॉक्सिमल पार्ट किसका है, सर्वाइको एक्जिलरी कैनाल का। प्रॉक्सिमल पार्ट क्या कहलाएगा, कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस, और जो डिस्टल पार्ट है वो एक्जिला में जाकर के ओपन होगा। तो कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस जो होता है वो बिटवीन क्लेविकल और फर्स्ट रिब, तो फर्स्ट रिब और क्लेविकल के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस, ठीक है। अब कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस जो होता है उसके दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट और एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस का, उससे सब क्लेवियन वेन पास होती है। क्या पास होती है, सब क्लेवियन वेन। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसे हम कहते हैं स्केलेनी ट्रायंगल। स्केलेनी ट्रायंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉज करता है फर्दर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो स्केलेनी ट्रायंगल जो है वो क्या है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस का,
उसमें क्या क्या कंटेंट पास होते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी पास होती है और ब्रैकियल प्लेक्सस पास होता है, एंटीरियर कंपार्टमेंट से सबक्लेवियन वेन पास होती है। तो इसके भी उसके कंपैरिजन से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है। अब स्क्लेनी ट्रायंगल की अपन बाउंड्री समझते हैं। ये डायग्राम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा भाई। देखिए तो जो इंफीरियर या फिर बेस है स्क्लेनी ट्रायंगल का, वो फर्स्ट थोरेसिक रिब बनाती है। ठीक है, ये फर्स्ट थोरेसिक रिब है, क्या बना रही है, बेस बना रही है स्क्लेनी ट्रायंगल का। एंटीरियो मीडियल बाउंड्री कौन बना रही है, स्क्लेनियस एंटिकस। तो ए फॉर एंटिकस, ए फॉर एंटीरियो मीडियली, तो एंटीरियो मीडियली बाउंड्री यहाँ पे स्क्लेनियस एंटिकस बनाती है और पोस्टीरियो मीडियली बाउंड्री स्क्लेनियस मीडियल बनाती है। कौन सी, पोस्टीरियो मीडियल बाउंड्री यहाँ पे स्क्लेनियस मीडियस बनाती है। और ये कहाँ पे दोनों मसल कनेक्टेड होती हैं, C6 वर्टिब्रा पे, कैरोटिड ट्यूबरकल पे, और अंदर ये ब्रैकियल प्लेक्सस आर्टरी और वेन वगैरह पास होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा थोरेसिक आउटलेट कि एनीथिंग विच कंप्रेसेस या फिर विच नैरोज द कॉस्टोक्लेविकुलर स्पेस और स्क्लेनी ट्रायंगल विल कॉज थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के पहले आपको लिखना क्या क्या है। सबसे पहले तो आप चाहे तो ये डायग्राम बना देना, ये ज़रूर लिखना कि इट इज़ अ पैसेज या फिर स्पेस, इट इज़ अ पैसेज या फिर स्पेस बिटवीन द रूट ऑफ नेक एंड एक्जिला सराउंडेड बाय बोनी स्ट्रक्चर्स। न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर में कंटेंट बता देना, ब्रैकियल प्लेक्सस, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन और एपेक्स ऑफ प्लूरा। उसके बाद ये लिखना कि एनीथिंग दैट नैरोज क्लोस्टोक्लेविकुलर स्पेस और स्क्लेनी ट्रायंगल विल कॉज थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। ठीक है, समझ में आया कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है। कॉस्टोक्लेविकुलर स्पेस या स्क्लेनी ट्रायंगल के कंप्रेशन की वजह से वहाँ पे अगर वो नैरो होंगे तो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होगा। तो एनाटॉमी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉजेज ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के। तो इसका एक निमोनिक होता है, याद रखना है, इसका निमोनिक है थोरेसिक। अब चूंकि थोरेसिक है तो उसका न्यूमेनिक भी थोरेसिक है। तो कॉजेज ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम और टाइप्स ऑफ थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, ये दो चीज़ें हैं मेनली जो कि डेफिनेशन के अलावा आपको लिखनी है उस आंसर में। तो कॉजेज का निमोनिक है थोरेसिक। तो टी फॉर ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 के ट्रांसवर्स प्रोसेस से कंप्रेशन हो सकता है। हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम, हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम क्या होता है, हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम कंप्रेशन बाय पिक्टोरलिस मेजर। अब पिक्टोरलिस माइनर मसल की वजह से कंप्रेशन होगा, जिसको हम कहते हैं, अब हमारा जो आर्म है, शोल्डर है, उसके हाइपर एब्डक्शन की वजह से पेक्टोरलिस माइनर मसल जो है कंप्रेशन क्रिएट करेगी थोरेसिक आउटलेट पे, इसकी वजह से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होगा। तो क्या क्या हो गया, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7 हो सकता है, H फॉर हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम हो सकता है, O फॉर क्या हो सकता है, ऑपरेशन स्कार्स, R फॉर रिब, तो सर्वाइकल रिब जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, 5 नंबर में सर्वाइकल रिब भी आती है। तो T फॉर ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7, H फॉर हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम, O फॉर ऑपरेशन स्कार्स, R फॉर रिब, सर्वाइकल रिब। ठीक है, उसके बाद A फॉर एबनॉर्मल फर्स्ट रिब। हमारी फर्स्ट ट्रिप कौन सी होती है, T1 होती है। ठीक है, तो एबनॉर्मल अगर T1 है तो वो कॉज कर सकती है। उसके अलावा कॉस्टोक्लेविकुलर सिंड्रोम जो कि क्यों होता है, अब कॉस्टोक्लेविकुलर स्पेस कहाँ पे होता है, क्लेविकल और फर्स्ट ट्रिप के बीच में होता है। तो कॉस्टोक्लेविकुलर सिंड्रोम क्या होगा, कंप्रेशन बिटवीन क्लेविकल एंड फर्स्ट ट्रिप, क्या कॉज करेगा, कॉस्टोक्लेविकुलर सिंड्रोम। उसके अलावा क्या हो सकता है, अगर कोई इंसर्शन ऑफ स्केलेनियस है, कोई एनॉमलस इंसर्शन ऑफ स्केलेनियस है तो वो भी कॉज करेगा, इंसर्शन ऑफ स्केलेनियस कॉज करेगा यहाँ पे एनॉमलस इंसर्शन ऑफ स्केलेनियस मसल है तो वो भी कॉज कर सकता है। और अगर कैलस फॉर्मेशन है, कैलस फॉर्मेशन कब होता है, किसी भी फ्रैक्चर, माल अलाइंड फ्रैक्चर अगर माल यूनियन होगा तो उसकी वजह से कैलस का फॉर्मेशन होता है। तो क्या है, माल अलाइंड फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, कैलस का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए मेरे साथ थोरेसिक को रिवाइज करिए, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के निमोनिक को रिवाइज करिए। T फॉर क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ C7। H फॉर क्या है, हाइपर एब्डक्शन सिंड्रोम, क्यों होता है, कंप्रेशन बाय पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, O फॉर क्या है, ऑपरेशन स्कार्स। R फॉर क्या है, रिब, सर्वाइकल रिब। A फॉर क्या है, एबनॉर्मल फर्स्ट रिब। C फॉर क्या है, कॉस्टोक्लेविकुलर सिंड्रोम। I फॉर क्या है, इंसर्शन ऑफ स्केलेनियस। और C फॉर क्या है, कैलस, माल अलाइंड फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। ये कॉजेज हो गए यहाँ पे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के। अब अपन समझते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। तो
तीन टाइप्स के यहाँ पे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकते हैं। न्यूरोजेनिक नर्व कंप्रेशन की वजह से, वेनस वेन्स के कंप्रेशन की वजह से, और आर्टेरियल आर्टरीज के कंप्रेशन की वजह से। तो न्यूरोजेनिक, वेनस और आर्टेरियल 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो आइए तीनों को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला इंसिडेंस की बात करें तो जो न्यूरोजेनिक होता है, न्यूरोजेनिक मोस्ट कॉमन होता है, 95% केसेस पे न्यूरोजेनिक होता है। वेनस उसके बाद और सबसे कम होता है आर्टेरियल, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस जो है वो भी आर्टेरियल ही होता है। तो 95% केसेस में न्यूरोजेनिक, 30% केसेस में वेनस और 1% केसेस में आर्टेरियल होता है। ये इंसिडेंस हो गया। एटियोलॉजी होता क्यों है, तो समझिएगा कि नेक ट्रॉमा की वजह से न्यूरोजेनिक होगा। रिपीटेड हैवी शोल्डर मूवमेंट्स स्पोर्ट्समैन, जिम्नास्ट में देखने के लिए मिलता है। न्यूरोजेनिक क्यों हो रहा है, नेक ट्रॉमा की वजह से हो रहा है। वेनस क्यों हो रहा है, रिपीटेड हैवी शोल्डर मूवमेंट्स की वजह से हो रहा है। आर्टेरियल क्यों हो रहा है, आर्टेरियल हो रहा है यहाँ पे सर्वाइकल रिब की वजह से या फिर एनोमलस फर्स्ट रिब की वजह से। तो आर्टेरियल के कॉज क्या है, सर्वाइकल रिब या फिर एनोमलस फर्स्ट रिब। वेनस का कॉज क्या है, रिपीटेड हैवी शोल्डर मूवमेंट्स, और नेक ट्रॉमा है न्यूरोजेनिक का। अब बात करते हैं अपन पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी क्या है, तो इसमें मतलब एटोलॉजी के बाद पैथोलॉजी क्या होता है, तो पैथोलॉजी होगी इसमें स्क्लीनी मसल का फाइब्रोसिस देखने के लिए मिलेगा। नेक ट्रॉमा होगा, समझिए नेक ट्रॉमा हुआ, नेक ट्रॉमा होने की वजह से जो फिर मसल है उसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमनली स्क्लीनी मसल में होता है, तो स्क्लीन मसल में फाइब्रोसिस होगी, ठीक है। वेनस में क्या होता है, सबक्लेवियन वेन का स्टेनोसिस देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से आर्टेरियल में सबक्लेवियन आर्टरी में स्टेनोसिस देखने के लिए मिलेगी। अपन डायग्राम के थ्रू देखेंगे सर्वाइकल रिब में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबक्लेवियन वेन में स्टेनोसिस देखने के लिए मिली वेनस में, और सबक्लेवियन आर्टरी में स्टेनोसिस देखने के लिए मिली आर्टेरियल में। उसके बाद अब समझते हैं अपन सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे। अब न्यूरोजेनिक है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, और पैरास्थेशिया देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और पैरास्थेशिया देखने के लिए मिलेगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और पैरास्थेशिया। और वेनस में क्या क्या हो सकता है, अब चूंकि वेन्स है, आउटलेट कहाँ पे आ रहा है, एक्जिला में ओपन होता है, तो कहाँ पे सिम्टम देखने के लिए मिलेगा, आर्म में मिलेगा। तो क्या क्या मिल रहा है, स्वेलिंग ऑफ आर्म, साइनोसिस एंड पेन। वेनस में क्या क्या है, देखो न्यूरोजेनिक में क्या क्या सिम्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलेंगे, पैरास्थेशिया मिलेगा, लॉस ऑफ सेंसेशन वगैरह मिलेगा। वेनस में क्या है, स्वेलिंग ऑफ आर्म है, साइनोसिस एंड पेन है। पैरास्थेशिया में क्या है, सॉरी आर्टेरियल में क्या है, पेन, पैलोर, पैरास्थेशिया, ये चीज़ें आर्टेरियल में मिलेंगी। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट समझते हैं यहाँ पे। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट यहाँ पे न्यूरोजेनिक का फिजियोथेरेपी होता है, वेनस का फाइब्रोनोलाइसिस और एंटीकोगुलेंट्स यूज करना होता है। न्यूरोजेनिक में अपन क्या यूज कर रहे हैं, न्यूरोजेनिक में अपन फिजियोथेरेपी कर रहे हैं, और वेनस में क्या कर रहे हैं, फाइब्रिनोलाइसिस या फिर एंटीकोगुलेंट्स यूज कर रहे हैं। और आर्टेरियल में डिजिटल स्टेम, अच्छा एक और फीचर्स रह गया था, डिजिटल स्टेमिया देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आर्टेरियल में फर्स्ट रिब रिसेक्शन देखने के लिए मिलता, रिसेक्शन करना होता है, ठीक है। तो न्यूरोजेनिक में हमने क्या किया, फिजियोथेरेपी करी, वेनस में फाइब्रोनोलाइसिस और एंटीकोगुलेंट्स किए, और आर्टेरियल में फर्स्ट रिब रिसेक्शन करना होता है, जो कि इसका एटियोलॉजी था, ठीक है। और सिम्टम्स क्या क्या थे यहाँ पे, सिम्टम यहाँ पे पेन, पैलोर, पैरास्थेशिया और डिजिटल स्टेमिया। तो ये बात हो गई हमारे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की। 5 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से लिखेंगे आप, टेंशन मत लेना, लिखना मत ज़्यादा, कुछ स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर पीडीएफ मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिनों में। अब बात करते हैं सर्वाइकल रिब, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है, और उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, 2020 बैच का हूँ मैं, तो तब ये टॉपिक आया था, सर्वाइकल रिब आया था। मेरे बैचमेट्स ने तब इसे नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैं ही था जो इसे पढ़ के गया था। फेक नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये टॉपिक उस समय इतना फेमस नहीं था, लेकिन अब आने लगा है कई ज़्यादा। तो सर्वाइकल रिब 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी आता है। तो आइए समझते हैं इसको डेफिनेशंस। तो सर्वाइकल रिब क्या होती है, इट इज़ अ एडिशनल रिब है ये, विच अराइजेस फ्रॉम C7 वर्टिब्रा। तो C7 वर्टिब्रा से एक एडिशनल रिब अराइज होती है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल रिब,
ठीक है, तो क्या है, एडिशनल रिब है, कहाँ से अराइज हो रही है, C7 वर्टिब्रा से अराइज हो रही है। ड्यू टू, अब अराइज क्यों हो रही है, अराइजेस ड्यू टू एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो C7 वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के एंटीरियर ट्यूबरकल के एक्सेसिव डेवलपमेंट की वजह से क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस किसका, एंटीरियर ट्यूबरकल ऑफ C7 वर्टिब्रा, एक्सेसिव डेवलपमेंट यहाँ पे होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस के एंटीरियर ट्यूबरकल के, C7 वर्टिब्रा की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं क्या, एडिशनल रिब, जो कि सर्वाइकल रिब के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो क्या अगर कोई सर्वाइकल रिब पूछेगा तो क्या बोलोगे कि सर्वाइकल रिब इज अ एडिशनल रिब विच अराइजेस फ्रॉम C7 वर्टिब्रा। अब कोई बोले कि क्यों भाई अराइज क्यों हो रही है, ऐसा क्या है, क्योंकि एक्सेसिव डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे एंटीरियर ट्यूबरकल का उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस के। ज़्यादातर यूनिलैटरल होता है और राइट साइड पे मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी मेंशन करनी है कि यूनिलैटरल और राइट साइड पे मोस्टली देखने के लिए मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके टाइप्स की बात करते हैं तो 4 टाइप्स में सर्वाइकल रिब देखने के लिए मिलती है। सबसे पहला बोनी, ठीक है, बोनी सर्वाइकल रिब। दूसरा पार्शियल बोनी प्लस पार्शियल फाइब्रस। तीसरा कंप्लीटली फाइब्रस। और चौथा पार्शियल बोनी इन विच द बोनी मास विल बी फेल्ट इन द नेक। 4 टाइप्स होते हैं बोनी। सबसे पहले देखते हैं, ये डायग्राम है जो कि काफ़ी कलरफुल वे में इसको मैंने बनाने की कोशिश करी थी। तो देखिए, ये हमारी हो गई C7 वर्टिब्रा, माफ़ कीजिएगा, हाँ C7 वर्टिब्रा है ये। C7 वर्टिब्रा का ये हमारा इसका ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये एक ओवर ग्रोथ की वजह से यहाँ पे ये कंप्लीटली बोनी ग्रोथ होती है। तो कंप्लीटली बोनी ग्रोथ है, इसको ये सर्वाइकल रिब है। तो ये हमारा पहला टाइप हो गया बोनी टाइप। दूसरा है पार्शियल बोनी, जिसमें देख सकते हैं ग्रोथ का आधा पार्ट तो बोनी है लेकिन आधा पार्ट फाइब्रस है, फाइब्रस पार्ट बोनी पार्ट, तो पार्शियल बोनी प्लस पार्शियल फाइब्रस। और तीसरा होता है कंप्लीटली फाइब्रस, देख सकते हैं जो कंप्लीटली यहाँ पे फाइब्रस ग्रोथ है सर्वाइकल रिब की, तो ये तीसरा हो गया फाइब्रस। और चौथा है यहाँ पे पार्शियल बोनी है और साथ ही साथ में नेक में एक बोनी मास, बड़ा मास फील करने को मिलता है नेक पे, तो ये हो गया पार्शियल बोनी इन विच बोनी मास इज फेल्ट इन द नेक। तो ये हमारे 4 टाइप्स हो गए। कौन कौन से, मेरे साथ बोलिए, बोनी, दूसरा पार्शियल बोनी प्लस पार्शियल फाइब्रस, तीसरा फाइब्रस और चौथा पार्शियल बोनी जिसमें बोनी मास फेल्ट होता है नेक पे। उसके बाद बात करते हैं पैथोलॉजी की। तो ये देखिए, ये है हमारी सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी है, कहाँ से पास होती है, स्क्लेनी ट्रायंगल में पास होती है। अब स्क्लेनी ट्रायंगल में सर्वाइकल रिब कंप्रेशन कॉज करेगा, कंप्रेशन होने की वजह से सबक्लेवियन आर्टरी भी कंप्रेस होगी और कंप्रेस होने की वजह से यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। थ्रोम्बस का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा और कंप्रेशन के नीचे यहाँ पे साथ साथ में पोस्ट स्टेनोटिक डायलेशन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना सकते हैं। इसमें क्या है, सर्वाइकल रिब है, सर्वाइकल रिब क्या कर रहा है, नैरो स्क्लेनी ट्रायंगल, जिसकी वजह से कंप्रेशन होगा यहाँ पे किसका, यहाँ पे 2 चीज़ों का कंप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला C8 एंड T1 नर्व रूट्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। तो सर्वाइकल रिब 2 चीजें कर रही है। सबसे पहला तो क्या कर रही है, नैरो कर रही है स्क्लेनी ट्रायंगल को। 2 चीजें क्या क्या कर रही है, किस किस चीज का कंप्रेशन कर रही है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है C8 और T1 नर्व रूट को। किसको, C8, C7 से तो स्टार्ट होती है, तो C8 और T1 के नर्व रूट को यहाँ पे कंप्रेस करेगी, जिसके वजह से यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। उसके अलावा और क्या कर रही है, उसके अलावा यहाँ पे पोस्ट स्टेनोटिक डायलेशन कर रही है सबक्लेवियन आर्टरी का। क्या बोल रहा हूँ मैं, सबक्लेवियन आर्टरी का यहाँ पे पोस्ट स्टेनोटिक डायलेशन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन भी होगा और पोस्ट स्टेनोटिक डायलेशन का भी फॉर्मेशन होगा। तो सबक्लेवियन आर्टरी में पोस्ट स्टेनोटिक डायलेशन का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होगा और जो है वस्कुलर मैनिफेस्टेशंस देखने के लिए मिलेंगे। तो कैसे फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स और वेस्कुलर मैनिफेस्टेशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। 2 चीज़ों का कंप्रेशन करा रही है, सबसे पहला C8 और T1 नर्व रूट का कंप्रेशन और सबक्लेवियन आर्टरी का कंप्रेशन, जिसकी वजह से पोस्ट स्टेनोटिक डायलेशन होगा और थ्रोम्बस की वजह से वस्कुलर मैनिफेस्टेशंस होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में तो चूंकि एक तो हमने देखा क्या,
वस्कुलर मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे और साथ ही साथ में नेक में भी कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो वेस्कुलर मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं? इस्चेमिया होगा, ठीक है, इस्चेमिया की वजह से यहाँ पे मसल में पेन देखने के लिए मिलेगा। तो पेन देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू इस्चेमिया। सो पेन यहाँ पे सबसे पहला फीचर हो गया, पेन ड्यू टू इस्चेमिया। उसके अलावा हमने सेकेंड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरमिटेंट क्लॉडेशन। तो अपर लिम्ब के यहाँ पे ब्लड सप्लाई को इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से अपर लिम्ब क्लॉडेशन देखने के लिए मिलेगा। तो पेन के अलावा अपर लिम्ब क्लॉडेशन देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद क्या मिल रहा है यहाँ पे? वैसोमोटर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो पेन सबसे पहला, चलिए बोलिए, पेन क्यों हो रहा है? ड्यू टू इस्चेमिया, अपर लिम्ब क्लॉडेशन और तीसरा वैसोमोटर चेंजेस। अब कौन कौन से वैसोमोटर चेंजेस हैं यहाँ पे? तो साइनोसिस देखने के लिए मिलेगी, कोल्ड फिंगर्स होंगी और एक्सेसिव स्वेटिंग देखने के लिए मिलेगा। तो वैसोमोटर चेंजेस कॉज यहाँ पे वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन में देखने के लिए मिल रहे हैं। वैसोमोटर चेंजेस सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है यहाँ पे साइनोसिस, दूसरा है कोल्ड फिंगर्स और तीसरा है एक्सेसिव स्वेटिंग। उसके अलावा जैसे ब्लड सप्लाई कम होती जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा कि मसल वेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी। किस किस मसल की यहाँ पे मसल वेस्टिंग देखने के लिए मिल रही है? तो थिनार की, हाइपोथिनार की और फोर आर्म की यहाँ पे मसल, तो थिनार मसल, हाइपोथिनार मसल और फोर आर्म की यहाँ पे मसल वेस्टिंग देखने के लिए मिल रही है। तो थिनार, हाइपोथिनार और फोर आर्म की यहाँ पे मसल वेस्टिंग देखने के लिए मिली। उसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा डिजिटल गैंग्रीन और कोल्ड एंड पेल लिम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आप ही मुझे बताइए कि वेस्कुलर मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से मिले सर्वाइकल रिब में। तो सर याद करिए, सबसे पहले तो पेन देखने के लिए मिलेगा ड्यू टू इस्चेमिया। तो हाँ, पेन ड्यू टू इस्चेमिया मिला। उसके अलावा सर अपर लिम्ब क्लॉडेशन मिलेगा। उसके अलावा सर कुछ वैसोमोटर चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि साइनोसिस, कोल्ड फिंगर्स और एक्सेसिव स्वेटिंग। उसके अलावा फिर सर मसल वेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी। कौन कौन से मसल की बोलिए? थिनार, हाइपोथिनार और फोर आर्म की। उसके अलावा सर डिजिटल गैंग्रीन देखने के लिए मिलेगा और कोल्ड एंड पेल लिम्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है सर, अब आप बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस की। तो न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में हर जगह हमने एक चीज़ तो पढ़ी है कि लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकता है, पैरेस्थीसिया हो सकता है, तो यही सब तो लिखना है। तो देखिए, तो टिंगलिंग एंड नमनेस देखने के लिए मिलेगी और पैरेस्थीसिया देखने के लिए मिलेगी। टिंगलिंग और नमनेस कहाँ पे मिल रही है? टिंगलिंग और नमनेस यहाँ पे लिटिल फिंगर और मीडियल साइड, आर्म और फोर आर्म के मीडियल साइड पे। कहाँ पे? आर्म और फोर आर्म के मीडियल साइड पे और लिटिल फिंगर पे यहाँ पे टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन मिल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ पैरेस्थीसिया मिल रहा है। ये बात हो गई न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस की। अब नेक में यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है क्लिनिकल फीचर्स? तो नेक में हार्ड फिक्स्ड और बोनी मास, जो हमने पढ़ा था कि हार्ड फिक्स्ड बोनी मास यहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर रीजन में यहाँ पे हार्ड फिक्स्ड बोनी मास हमें फील हो सकता है। पैल्पेबल थ्रिल्स मिलेंगे यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी में, पैल्पेबल थ्रिल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं और ब्रूट्स मिल सकते हैं अस्कल्टेशन में। तो ये दो चीज़ें आपको, तीनों चीज़ें याद रखनी है कि हार्ड फिक्स्ड बोनी मास देखने के लिए मिलेगा सुप्राक्लेविकुलर रीजन में। क्या? हार्ड फिक्स्ड बोनी मास। उसके अलावा पैल्पेबल थ्रिल मिलेंगे यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी में और ब्रूट्स मिल सकते हैं अस्कल्टेशन में। तो ये तीनों जगह पे हमने क्लिनिकल फीचर्स अच्छे से समझ लिए हैं। याद रखना है, एक बार फिर से बोल लीजिए, कुछ नहीं होगा, बोलने से याद होगा आपको। वेस्कुलर मैनिफेस्टेशंस बोलिए, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस बोलिए और नेक के जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो बोलिए। ठीक है, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। साइंस की बात करते हैं कि इसके एग्जामिनेशन के लिए कुछ साइंस होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपको, और आपको लिखना भी होता है अगर 5 मार्क्स में है। तो सबसे पहला है रूस टेस्ट। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये जो भैया बैठे हुए हैं, इसमें क्या है? पेशेंट इज अनेबल टू होल्ड आर्म फॉर 3 मिनट्स। तो 3 मिनट और उससे ज़्यादा के लिए पेशेंट इस तरीके से आर्म को होल्ड नहीं कर पाएगा। और अगर ऐसा होगा तो टेस्ट पॉजिटिव होगा, रूस टेस्ट पॉजिटिव होगा, और ये क्लिनिकल इंडिकेट करेगा किसको? सर्वाइकल रिब को। पेशेंट इज अनेबल टू होल्ड आर्म फॉर 3 मिनट्स। उसके अलावा दूसरा होता है एलिवेटेड आर्म स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, क्या है बोलिए?
ईस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईस्ट, इसे कहते हैं एलिवेटेड आर्म स्ट्रेस टेस्ट। तो ईस्ट कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें रूस टेस्ट के साथ साथ पेशेंट ओपन एंड क्लोजेज हैंड्स रैपिडली फॉर 3 मिनट। तो ऊपर हाथ किया हुआ है पहले से पेशेंट, उसको बोलेंगे हाथ ओपन क्लोज करते रहो, तो उसमें पेन और डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिलेगा पेशेंट को, तो ये भी टेस्ट पॉजिटिव होगा और सर्वाइकल रिप को क्लिनिकली इंडिकेट करेगा। तो कौन कौन से टेस्ट पढ़े? रूस टेस्ट पढ़ा। रूस टेस्ट में हमने क्या बताया कि पेशेंट इज अनेबल टू होल्ड आर्म फॉर 3 मिनट्स, तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। और ईस्ट टेस्ट पढ़ा, जिसे हम एलिवेटेड आर्म स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। रूस टेस्ट के साथ साथ पेशेंट को ओपन और क्लोज करने के लिए कहा जाता है उसके हैंड को 3 मिनट के लिए। तो पेन और डिस्कम्फर्ट अगर पेशेंट को फील होगा तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। उसके अलावा फिर एडसन्स टेस्ट होता है, एक शॉर्ट ट्रिक भी है इन सभी एग्जामिनेशन के नाम के लिए। सबसे पहले समझते हैं आप तीसरा है अपना एडसन्स टेस्ट। एडसन्स टेस्ट, इसमें क्या होता है? एडसन्स टेस्ट का ये रहा डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे ये अंकल जी बैठे हुए हैं, इनमें इनके रेडियल पल्स को फील किया जाता है, और रेडियल पल्स को फील करने के बाद जो हैंड है उसको अपन रेस करेंगे, ऊपर की तरफ रेस करेंगे रेडियल पल्स को फील करने के बाद। और रेस करने के बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि अब अपने हेड को भी उसी डायरेक्शन में आप रोटेट करिए। और जैसे ही पेशेंट रेडियल पल्स के साथ उसका हाथ ऊपर उठा हुआ है, जैसे इस हाथ को अपन ऊपर फील करते हुए ऊपर उठाएंगे नीचे से ऊपर, और पेशेंट अपनी मुंडी इधर घुमाएगा, तो जैसे ही पेशेंट इधर हेड रोटेट करेगा तो पल्स जो है अब यहाँ पे एब्सेंट फील होने लगेगी, और अगर ऐसा होता है तो टेस्ट पॉजिटिव होगा। तो एडसन्स टेस्ट ये हो गया। उसके बाद आखिरी टेस्ट आता है जिसको हम कहते हैं राइट टेस्ट, ठीक है। राइट टेस्ट में क्या होता है ये देखिए, इसमें मैंने मौका ढूंढ लिया मोदी जी की तरह अपना शक्ल यहाँ पे घुसाने की। तो इसमें मैंने पेशेंट का आर्म हाइपर एबडक्ट कर रखा है, तो हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म यहाँ पे कर रखा है। और अगर हाइपर एबडक्शन ऑफ आर्म किया और एब्सेंट पल्स फील हुई तो टेस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। 4 कौन कौन से टेस्ट हमने पढ़े? सबसे पहला रूस टेस्ट पढ़ा, दूसरा हमने ईस्ट टेस्ट पढ़ा, तीसरा एडसन्स टेस्ट पढ़ा, चौथा राइट टेस्ट पढ़ा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है सर, जल्दी से बता दो। तो शॉर्ट ट्रिक है इसकी, रूस इज इन ईस्ट एंड एडसन्स वॉज राइट, ठीक है। क्या है? रूस ईस्ट एडसन राइट, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करेंगे बोनी रिप के लिए, तो हमने चेस्ट एक्सरे किया है। उसके अलावा और क्या किया है? सीटी स्कैन किया है नेक का और थोरेक्स का। उसके अलावा नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, नर्व के न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, तो हम यहाँ पे नर्व कंडक्शन टेस्ट कराएंगे, ठीक है। उसके अलावा आर्टरी का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आर्टेरियल डॉपलर ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी करा सकते हैं, और लास्ट में सीटी एंजियोग्राम अपन कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन बोलिए, चलिए। सबसे पहले चेस्ट एक्सरे करेंगे बोनी रिप के लिए, सीटी स्कैन कराएंगे अपन नेक का और रिप थोरेक्स का, नर्व कंडक्शन स्टडीज कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या? चेस्ट एक्सरे किया, सीटी स्कैन किया, नर्व कंडक्शन स्टडीज कराया, आर्टेरियल डॉपलर कराया सब क्लेवियल आर्टरी का, और सीटी एंजियोग्राम कराया। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या करेंगे? तो न्यूरोलॉजिकल फीचर्स के लिए, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल फीचर्स के लिए हम स्क्लेनोटॉमी करेंगे। स्क्लेनोटॉमी का मतलब क्या होता है कि कट करना है हमें स्क्लेनियस एंटीरियर मसल को, तो स्क्लेनियस एंटीरियर मसल को कट कर देंगे, जिसे कहते हैं स्क्लेनोटॉमी, जिससे हमारा न्यूरोलॉजिकल फीचर्स में करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो स्क्लेनोटॉमी किया, और एक्स्ट्रा पेरिओस्टियल रिसेक्शन, क्या बोल रहा हूँ सुनना, ठीक है। एक्स्ट्रा पेरिओस्टियल रिसेक्शन ऑफ सर्वाइकल रिब, सर्वाइकल रिब का हमने एक्स्ट्रा पेरिओस्टियल रिसेक्शन किया, और अगर एबनॉर्मल फर्स्ट रिब है तो रिसेक्शन ऑफ फर्स्ट रिब भी करना पड़ सकता है। तो 3 चीज़ें करी हमने न्यूरोलॉजिकल फीचर के ट्रीटमेंट में। क्या? स्क्लेनोटॉमी करी, एक्स्ट्रा पेरिओस्टियल रिसेक्शन किया सर्वाइकल रिब का, और रिसेक्शन ऑफ फर्स्ट रिब किया। अब बात करते हैं वेस्कुलर मैनिफेस्टेशंस के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए, हो तो सब कुछ सर्वाइकल रिब की वजह से रहा है, तो अपन ये तीनों चीज़ें वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन में भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पे सब क्लेवियन आर्टरी रिसेक्शन भी करना पड़ सकता है, जिसके साथ साथ हमें सर्वाइकल सिंपैथेक्टॉमी भी करना पड़ेगा। तो वेस्कुलर मैनिफेस्टेशन में ये तीनों चीज़ें करने के साथ साथ हमने एक और चीज़ करी है, क्या? सब क्लेवियन आर्टरी रिसेक्शन
प्लस सर्वाइकल सिंपैथेक्टॉमी करा है। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारे सर्वाइकल रिब की, जिसमें हमने अच्छे से इसके डिफिनीशन पढ़ा, इसके टाइप्स देखे, पैथोलॉजी देखी, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स अच्छे से याद किए, इसके एग्जामिनेशन साइंस देखे और इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट देखा। अब हमारा अगला वीडियो आने वाला है जिसमें कि हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें हैं, डायबिटिक फुट, बर्जर्स डिजीज, वेरिकोज वेन, जिसके साथ 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, कौन कौन से, डीवीटी, कॉजेज ऑफ लोअर लिम्ब इस्चेमिया और इंटरमिटेंट क्लॉडेशन। और साथ ही साथ ये हमारे क्या यूट्यूब के हमारा क्यूआर है, ये यूट्यूब का है, ये टेलीग्राम का है, ये इंस्टा